चैप्टर 1001 to 1010 डांग। कहीं से एक घंटी बजी और पूरे टॉप्सॉ द्वीप में फैल गई। शक्तिशाली ध्वनि तरंग ने आकाश में बादलों को पल भर में छलनी कर दिया। चिलचिलाती धूप आग की तरह थी और जब वह द्वीप पर उतरी तो वह आग की लपटों की तरह थी। शीर्ष द्वीप, जो पहले से ही अपेक्षाकृत जीवन था, अचानक उबल पड़ा। सभी जानते थे कि इस घंटी के बजने के साथ ही टॉप्सॉ लिस्ट प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। भाग लेने के इच्छुक सभी युवा विशेषज्ञ साइन अप कर सकते हैं और अपने स्वयं के नंबर टैग प्राप्त कर सकते हैं। फिर वे तय करेंगे कि उनका प्रतिद्वंद्वी उनके नंबर टैग के आधार पर कौन था। मूल शीर्ष 100 के अलावा जिन्हें वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हो सकते हैं, बाकी सभी को लड़ाई के बाद लड़ाई में भाग लेना था जब तक कि वे शीर्ष 100 तक नहीं पहुंच गए। हालांकि येज़िवेन के पास क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का सिर काटने का एक पागल रिकॉर्ड था, लेकिन उसे हर किसी की तरह एक समय में एक लड़ाई लड़नी पड़ी क्योंकि वह सूची में नहीं था। शीर्ष 100 द्वीप के केंद्र में एक विशाल वर्ग था। दूर से किनारा नजर नहीं आ रहा था। सभी दिशाओं से बड़ी संख्या में लोग आए। चौक पर कई अखाड़े खड़े थे। उनमें से सैकड़ों थे। चौक के चारों ओर कई स्टैंड थे जो बादलों की गहराई में फैले हुए थे। अंतरिक्ष की कई परतें थीं और यह अज्ञात था कि वहां कितनी परतें थीं। लड़ाई देखने वाले लाखों दर्शक हो सकते हैं। यदि यह केवल एक सामान्य स्थान होता तो एक ही समय में इतने सारे लोगों को समायोजित करना असंभव होता। जो बादलों की गहराई में फैले हुए थे वे शीर्ष 100 द्वीप के अंतरिक्ष से जुड़े उपस्थान थे। वे पूर्ववर्तियों द्वारा विकसित स्थान भी थे। हालांकि बहुत से लोगों ने शुरुआत में शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता पर ध्यान नहीं दिया। बाद में अधिक से अधिक लोगों ने इस पर ध्यान दिया। स्टैंड का लगातार विस्तार हो रहा था। बेशक क्लाउड प्लेटफॉर्म के सबसे गहरे हिस्से में प्रमुख बलों के शक्तिशाली आंकड़ों की स्थिति थी। यह बादल मंच की गहराई में था जिस तक आंखें नहीं पहुंच सकती थीं। हालांकि स्थान समान लग रहा था, यह एक ही स्थान पर बिल्कुल नहीं था। येज़िवेन ने चारों ओर देखा और लोगों का एक समुद्र देखा। इस भीड़ में विभिन्न कुलों के विशेषज्ञ निकले थे। बेशक मानव जाति उनमें से सबसे अधिक थी। समुद्री जाति के प्रमुख कुल भी बिखरे हुए थे, इसलिए ऐसा लगता था कि मानव जाति के पास मानव जाति के जितने विशेषज्ञ नहीं थे। हालांकि भारी संख्या में लोगों के मौजूद रहने के बावजूद पूरा दृश्य व्यवस्थित नजर आया। आखिर यह आयोजन कितनी बार हो चुका है, यह कोई नहीं जानता। इस प्रकार जब विभिन्न प्रमुख शक्तियों ने इस आयोजन को आयोजित करने के लिए हाथ मिलाया तो यह बहुत ही सहज था। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से किया गया। वाह, इतने सारे लोग! बायहनमो, जो येज़िवेन के बगल में थी, खुद को रोक नहीं सकी और चिल्ला उठी। यह कारण नहीं था कि शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता एक भव्य आयोजन बन सकती थी जिस पर पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र ने ध्यान दिया। इतने सारे युवा विशेषज्ञों के साथ फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के लगभग सभी विशेषज्ञों को एक झटके में पकड़ लिया गया। ये केवल युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ थे। कोई कल्पना कर सकता है कि हालांकि कुछ विशेषज्ञों द्वारा शीर्ष 100 सूची को नीचे देखा गया था, वास्तव में यह अभी भी बहुत मूल्यवान थी। हालांकि इन 100 लोगों को फले फूले बादल सागर क्षेत्र में सबसे मजबूत 100 युवा विशेषज्ञ नहीं कहा जा सकता है, वे लगभग वहां थे। हालांकि ऐसी मछलियां थीं जो जाल से फिसल गईं, फिर भी वे शीर्ष स्तर का प्रतिनिधित्व कर सकती थीं। युवा जूनियर्स। इस समय पूरे प्लाजा में एक अज्ञात आवाज फैल गई। अनगिनत युवा मार्शल कलाकार शांत हो गए। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी इस बार शीर्ष 100 रैंकिंग में भाग ले सकते हैं। बिना किसी संदेह के आप सभी युवा पीढ़ी के बीच फसल की मलाई हैं। मैं कुछ भी अनावश्यक नहीं कहूंगा। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि शीर्ष 100 रैंकिंग का सम्मान क्या होता है। सभी युवा योद्धाओं ने एक ही बार में अपनी सांस रोक ली। दरअसल वे अच्छी तरह जानते थे कि टॉप 100 लिस्ट के सम्मान का मतलब क्या होता है। जो शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे उन्हें पहले से ही युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ माना गया था। उनमें से सबसे कमजोर ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल या उससे ऊपर था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ थे यदि वे 500 वर्ष की आयु के भीतर उत्कृष्ट क्षेत्र 5वें स्तर या उससे ऊपर में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि वह केवल सर्वश्रेष्ठ में से एक था। अगर वह टॉप 100 की लिस्ट में आ पाते तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। हर बार जब शीर्ष 100 सूची की घोषणा की जाती थी तो यह एक ही बार में फले फूले बादल सागर क्षेत्र में फैल सकता था। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक शीर्ष 100 सूची एक ही बार में प्रसिद्ध हो सकती है। इन युवा मार्शल कलाकारों के लिए इसमें कोई शक नहीं था कि यह एक बहुत बड़ा आकर्षण था। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आइए शुरू करें। एक खामोशी के साथ पूरी प्रतियोगिता शुरू हो गई। आवाज पड़ते ही कई लोगों के हाथों में लगे नाम टैग तेज रोशनी से जगमगा उठे, उन्हें अलग अलग अखाड़ों में ले आए। ये अखाड़े विशेष रूप से प्रबलित और बहुत मजबूत थे। हालांकि वे इस प्लाजा पर लग रहे थे, वे वास्तव में एक अलग स्थान पर थे। सामान्य विधि का उपयोग करके चल पाना असंभव था। यह प्रतियोगिता में शामिल लोगों को एक दूसरे को प्रभावित करने से रोकने के लिए भी था। स्टैंड में मौजूद लोग अपनी मर्जी से किसी भी प्रतियोगिता को देखने का विकल्प चुन सकते हैं।
येज़िवेन ने महसूस किया कि प्रतियोगिता की शुरुआत के बाद से बहुत सारी निगाहें उस पर गिर गई थीं। हालांकि वह वरीयता प्राप्त खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन हर कोई उनकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। शीर्ष 100 में वरीयता प्राप्त खिलाड़ी होने का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक शीर्ष 10 में भी उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। केवल येज़िवेन ही नहीं, बल्कि उनके बगल में बाई हनमो और याओ क़ियान भी सभी के ध्यान का केंद्र थे। याओ क़ियान पिछले टूर्नामेंट में शीर्ष 100 में वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थे। अपनी खूबसूरती के साथ साथ वह अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती थी। हालांकि बाई हनमो येज़िवेन और याओ क़ियान के रूप में प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन उसके लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के ट्रांसेंडेंट रियल 8वें स्तर के विशेषज्ञ को मुक्का मारने की खबर अभी भी एक छोटी सी सीमा में फैली हुई है। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। इन तीनों में याओ क़ियान, जो शीर्ष 100 में वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थे, सबसे अधिक निश्चिंत थे। पिछले चयनों से पहले लड़ने की उसकी बारी नहीं थी। येज़िवेन और बाई हनमो को किसी भी समय तलब किया जा सकता था। अखाड़े में हाँ, यह मेरे लिए अपना कौशल दिखाने का समय है। जल्द ही बाई हनमो को प्रतियोगिता की सूचना मिल गई और जल्द ही प्रतियोगिता का पहला दौर शुरू हो गया। येज़िवेन ने बाई हनमो की प्रतियोगिता पर ध्यान नहीं दिया। उनकी राय में यह बिल्कुल जरूरी नहीं था। शीर्ष 100 वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों के चयन के साथ बाई हनमो की ताकत अजेय को हराने के लिए पर्याप्त थी। यदि उसे पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में कदम रखने के लिए 1 या 2 साल और दिए जाते, तो वह जहरीला यंग मास्टर, फ्लेम यंग मास्टर जैसे विशेषज्ञों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता था। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। निश्चित रूप से बाई हनमो को मुस्कराते हुए बाहर आने में देर नहीं लगी। कैसा है? याओ क़ियान ने चिंता के साथ पूछा। क्या तुम्हें चोट लगी? बहन याओ, आपको मेरे प्रतिद्वंदी के बारे में पूछना चाहिए। मुझे चोट कैसे लगी? प्रतिद्वंदी मेरी प्रतिद्वंदी बिल्कुल भी नहीं है, बाई हनमो ने असंतोष के साथ कहा। जाहिर है, वह याओ क़ियान द्वारा अपनी लड़ाकू शक्ति पर संदेह करने से बहुत असंतुष्ट था। बाई हनमो के बाहर आने के कुछ ही समय बाद येज़िवेन को भी प्रतियोगिता की सूचना मिली। नेम प्लेट के मार्गदर्शन का पालन करते हुए येज़िवेन ने सीधे अखाड़े में कदम रखा। येज़िवेन ने जल्दी से प्रवेश किया। विरोधी अभी तक नहीं आया था। येज़िवेन ने आराम करने के लिए अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। प्रतिद्वंद्वी को अखाड़े में प्रवेश करने में देर नहीं लगी। यह एक समुद्री कबीले का विशेषज्ञ था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह पहले दौर में येज़िवेन के प्रतिद्वंद्वी होंगे। युवा समुद्री कबीला विशेषज्ञ ने येज़िवेन की ओर बिल्कुल नहीं देखा। उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। उसने बस ठंडेपन से कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अब आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा मुझे निर्मम होने का दोष मत दो। डीट केवल येज़िवेन ही नहीं, बल्कि स्टैंड में कई दर्शक जो येज़िवेन की लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे, उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ। शीर्ष 100 प्रतियोगियों को वरीयता प्राप्त प्रतियोगियों के रूप में चुना गया था। एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में जो क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का सिर काट सकता था, येज़िवेन की लड़ाई ने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित किया। जब तक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रिश्तेदार और दोस्त नहीं थे, ज्यादातर जो येज़िवेन को जानते थे वे येज़िवेन की लड़ाई देख रहे थे। कौन है यह समुद्रकुल? वह इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? क्या वह जानता है कि उसके सामने येज़िवेन कौन है? उद्धरण चिन्ह। यह व्यक्ति कौन है? डीट क्या वह येज़िवेन को नहीं जानता? यह व्यक्ति मर चुका है। येज़िवेन क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का सिर भी काट सकती है। यह व्यक्ति उसके सामने अहंकारी है। वह परेशानी पूछ रहा है। इस समय हर कोई येज़िवेन की तरफ था। आखिर समुद्र का कबीला कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से ज्यादा मजबूत हो सकता है? क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उनके विरोधी नहीं थे। इस समुद्री कबीले विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए। यह देखकर कि येज़िवेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, समुद्री कबीले विशेषज्ञ अचानक थोड़ा अधीर हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी आभा जारी की। यह ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर का विशेषज्ञ निकला। हालांकि उसने अभी 8वें स्तर में प्रवेश किया था, उत्कृष्ट क्षेत्र 8वां स्तर अभी भी एक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर का विशेषज्ञ था। वह एक वास्तविक शीर्ष विशेषज्ञ थे। तभी सभी को समझ में आया कि इस युवा समुद्री कबीले विशेषज्ञ की इतनी कृपालु दृष्टि क्यों थी। यह पता चला कि उसके पास इतनी मजबूत नींव थी। उत्कृष्ट क्षेत्र 8वां स्तर प्रतिभाओं के इस बैच के बीच भी वह कम से कम शीर्ष 30 या शीर्ष 20 में भी प्रवेश कर सकता था। सभी के संज्ञान में जहरीला युवा मास्टर और अन्य केवल उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर की चोटी थे। यह अज्ञात समुद्री कबीले का युवक वास्तव में उन्हीं के स्तर का विशेषज्ञ था। यदि यह पिछले सत्रों में होता तो वह कम से कम शीर्ष 10 में होता। यह एक और डार्क हॉर्स था जो कभी भी टॉप 100 की सूची में नहीं था। अगर वह टॉप 100 की सूची में होते तो सभी को उनकी छाप लगती। इसके अलावा वह एक बहुत मजबूत काला घोड़ा था। दुर्भाग्य से उसकी मुलाकात येज़िवेन से हुई। तुम बुरे नहीं हो, तुम अब तक मेरी आभा के नीचे रह सकते हो। दुर्भाग्य से तुम मुझसे मिले। युवा समुद्री कबीला विशेषज्ञ ने उदासीनता से येज़िवेन को देखा और कहा।
उनके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी, तलवार के इरादे से। दुर्भाग्य से तुम मुझसे मिले। बहुत से लोग हंसना चाहते थे। क्या यह वाकई अफसोस की बात है? किस पर दया आनी चाहिए? तार्किक रूप से बोलना, एक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ को तब तक अजेय होना चाहिए जब तक कि वह जहरीले युवा मास्टर, फ्लेम यंग मास्टर, पेई जिंगचेन और अन्य का सामना न करे। दुर्भाग्य से उन्होंने एक दूसरे का सामना किया। यह अफसोस की बात है कि वह मुझसे मिला। यह वाक्य सत्य है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि किस पर दया आनी चाहिए। बजना। उसके हाथ में लंबी तलवार अचानक एक चमकदार रोशनी से जगमगा उठी। तलवार की रोशनी चौंका देने वाली थी और वह तुरंत येकशिवेन के सामने आ गई। ऐसा लगता था कि लंबी तलवार विशाल आकाश में घुस गई है। अगले सेकंड में ये पहले से ही येकशिवेन के सामने था। इससे बचाव करना संभव नहीं था। इस तलवार को निश्चय ही तेज तलवार कहा जा सकता है। हालांकि चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, येकशिवेन से तेज होना असंभव था। ये सब पूरी तरह से येकशिवेन की नज़र में था। कोई रहस्य नहीं थे। उन्होंने इसे एक पल में देखा। बस इतना ही। ये जिवेन अचानक चली गई। उसका हाथ स्वर्ण दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। उसका बड़ा हाथ तुरंत बाहर निकला और सीधे उस तलवार की रोशनी को पकड़ लिया जो उस पर झपटी थी। बूम! युवा समुद्री कबीला विशेषज्ञ की तलवार की रोशनी को येजिवेन ने पल भर में कुचल दिया। यह कागज के टुकड़े की तरह था। येजिवेन की स्वर्णिम दिव्यता में प्रवेश करना असंभव था। येजिवेन ने एक और मुक्का मारा। युवा समुद्री कबीला विशेषज्ञ अपनी तलवार लेकर चला गया। उसका फिगर अभी अभी बड़ा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि येकशिवेन उसकी तलवार की रोशनी को एक पल में कुचल देगा। वह गाद से पकड़ा गया था। येकशिवेन का पंच पहले ही आ चुका था। बूम! युवा समुद्री कबीले विशेषज्ञ को सीधे मौके पर सीने में उड़ा दिया गया। उसका शरीर उड़ गया और पूरे आकाश में खून का एक कौर फैल गया। इसी मौके से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। येजिवेन की मुट्ठी की ताकत नदियों और समुद्रों को उल्टने के लिए काफी थी। ऐसा विचित्र बल मानव रूप में एक स्टार कोलोसस जैसा था। यह कल्पना की जा सकती थी कि अगर यह किसी व्यक्ति से टकराता तो कितना शक्तिशाली होता। यदि प्रतिद्वंदी ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर का विशेषज्ञ नहीं होता तो वह सीधे इस मौके से मारा जाता। यह इस शर्त के तहत था कि येकशिवेन अपनी ताकत को रोक सके। अपनी सफलता से पहले वह पहले से ही एक ट्रांसेंडेंट रियल्म 9वें स्तर के विशेषज्ञ को मार सकता था, अब तो दूर की बात है। यह सब एक झटके में हुआ। युवा समुद्री कबीला विशेषज्ञ जो अभी भी अपनी तलवार चला रहा था, उसे येजिवेन की तलवार ने लगभग तुरंत हरा दिया। उसके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। अचानक जो दर्शक येजिवेन की लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे वे हंगामा करने लगे। बहुत से लोग येजिवेन और उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ के बीच टकराव नहीं देख पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उनमें से सबसे कमजोर थे और सी रेस के युवाओं की खेती अधिकांश दर्शकों से पूरी तरह ऊपर थी। लेकिन दुनिया में कोई निरपेक्ष नहीं थे। हमेशा कुछ अनुभवी ट्रांसेंडेंट रियल्म 9वें स्तर के विशेषज्ञ या यहाँ तक हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ भी येजिवेन की लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। सबने तुरंत जान लिया कि उनके मुंह से क्या हुआ है। यह बहुत ही निंदनीय है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि येजिवेन के पास ट्रांसेंडेंट रियल्म 9वें स्तर के विशेषज्ञों को मारने की क्षमता है, जो कि ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के विशेषज्ञ हैं। वह उसका एक मुक्का भी नहीं रोक सकता। वह कितना मजबूत है। यह एक गलती है कि वह शीर्ष 100 वरीयता प्राप्त प्रतियोगियों में जगह नहीं बना पाया। इतनी ताकत के साथ उसे शीर्ष 100 में जगह बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। येजिवेन इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? भीड़ खौलते पानी के बर्तन की तरह थी जो उत्साह से खौल रहा था। हालांकि हर कोई येजिवेन के बारे में अधिक आशावादी था। उनके लिए यह एक असामान्य रूप से भयंकर लड़ाई होनी चाहिए। उन्होंने शुरू से ही लड़ाई के पूरी तरह से एक तरफा होने की उम्मीद नहीं की थी। यह समुद्री कबीले का युवा येजिवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। वे समुद्र गोत्र विशेषज्ञ इस समय अच्छे नहीं लग रहे थे। किसी भी मामले में समुद्री कबीले और मानव कबीले के बीच प्रतिस्पर्धा सामान्य प्रवृत्ति थी। प्रतिस्पर्धा के अनगिनत वर्षों के बाद फले फूले बादल सागर क्षेत्र में बहुत बड़ा संघर्ष नहीं हो सकता है। हालांकि यह निर्विवाद था कि समुद्री कबीले और मानव कबीले के बीच की गंदगी हमेशा मौजूद थी। शीर्ष 100 सूची में प्रतियोगिता व्यक्तिगत सम्मान पर केंद्रित थी, लेकिन यह समुद्री कबीले और मानव कबीले के बीच टकराव का विस्तार भी था। शीर्ष 100 सूची में कितने मानव कबीले विशेषज्ञ थे? कितने समुद्री कबीले विशेषज्ञ थे? शीर्ष 50 में कितने? शीर्ष 10 में कितने? फाइनल चैंपियन में कितने? यंग मास्टर हाई लॉन के अचानक उभरने के कारण सीक्लैन के विशेषज्ञ पूरी तरह से दब गए थे। यह कुछ ऐसा था जिसे सीक्लैन के कई विशेषज्ञ देख नहीं सकते थे। बात बस इतनी थी कि वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इस समय एक युवा समुद्री कबीले विशेषज्ञ को देखना दुर्लभ था। अगर येकशिवेन नहीं होती तो उसके टॉप 20 या यहाँ तक टॉप 10 में पहुंचने की संभावना थी। लेकिन येजिवेन की वजह से वो पहले राउंड में ही बाहर हो गए।
वे इस समय कैसे अच्छा महसूस कर सकते थे। ये जिवेन, ये जिवेन, ये जिवेन। कहीं स्टैंड में जहरीले यंग मास्टर ने ये जिवेन की तरफ रुखाई से देखा, जिसने अभी अभी सी क्लान के युवाओं को एक चाल में हरा दिया था। इसका समुद्रकुल की महिमा से कोई लेना देना नहीं था। समुद्रकुल का आंतरिक संघर्ष भी मानव कुल के संघर्ष से कम नहीं था। यह समुद्री कबीले और मानव कबीले के बीच के संघर्ष से भी क्रूर था। यही कारण था कि मानव वंश कमजोर स्थिति में होते हुए भी अनंत सागर क्षेत्र में पैर जमाने में सफल रहा। हालांकि मानव जाति भी जटिल थी, लेकिन यह समुद्री जीवों से बहुत बेहतर थी। जो भी हो, वे अभी भी उसी जाति का हिस्सा थे। दूसरी ओर, हालांकि सीफोक ने पूरी जाति होने का दावा किया, लेकिन उन्होंने इसे इस तरह नहीं देखा। वे भी अलग अलग जातियों में बंटे हुए थे और उनके बीच की प्रतियोगिता मनुष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा से भी बड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव कबीले की गतिविधियों का दायरा द्वीपों और पानी की सतह पर था। वे समुद्र की गहराई में नहीं जाते थे और विभिन्न समुद्री कुलों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा हर चीज का मुख्य विषय थी। वह सिर्फ एक शिवन से नफरत करता था और उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। इस समय उन्होंने ये जिवेन को सुर्खियों में देखा। वह कैसे खुश रह सकता है? हालांकि क्योंकि वह अब शीर्ष 100 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी था, उसके पास मूल रूप से इन दौरों में करने के लिए कुछ नहीं था। वो केवल देख सकता था और ये शिवेन के साथ कुछ नहीं कर सकता था। क्या उसे मारना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऐसा करने की ताकत है। उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में फ्लेम यंग मास्टर ने निर्दयता से ताना मारा, जिससे जहरीले यंग मास्टर की भौहें तंग गईं। जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ लंबे समय से ऐसी घटनाओं के आदी हो चुके थे। यह अजीब होगा अगर वे एक दिन लड़ना बंद कर दें। हा, अच्छा किया। एक अन्य भव्य मंच पर पेई जिंग चेन ने देखा कि ये जिवेन ने उस समुद्री जाति के युवक को एक मुक्के से हरा दिया था और तुरंत बार बार तालियां बजाते हुए कहा, वह समुद्री जाति का लड़का बहुत घमंडी है। उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। क्या यह वही जिवेन है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? उसके बगल में एक शानदार लबादे में एक युवक ने कहा। वह जेड की तरह कोमल था और असामान्य रूप से कोमल दिखता था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा पीला और बीमार लग रहा था। अगर कोई गा रहा था तो वे पहचान लेंगे कि यह सी ड्रैगन हवेली का प्रसिद्ध सी ड्रैगन यंग मास्टर था। उनके अलावा 3 से 5 के समूह में कई युवा विशेषज्ञ थे। वे शीर्ष 100 की सूची में शीर्ष 100 युवा नायक भी थे। दूसरों को उनके करीब आने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उनके साथ बैठकर चर्चा करना तो दूर की बात है। फिर भी वे शीर्ष 100 की सूची में सभी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थे। लेकिन जब सी ड्रैगन यंग मास्टर और पेई जिंगचेन का सामना करना पड़ा तो वे कमोबेश आरक्षित थे। आखिरकार उनकी ताकत उनके सामने दोनों से बहुत दूर थी। दूसरे शब्दों में, वे बिल्कुल समान स्तर पर नहीं थे। हाँ, यह वही है। मैं उससे कैस दानव सागर में मिला था। पेई जिंगचेन ने जल्दबाजी में सिर हिलाया और कहा, इस बार चैंपियन के रूप में आपकी स्थिति इतनी स्थिर नहीं है, आप किसी भी समय उखाड़ फेंके जा सकते हैं। सिर्फ तुम अकेले। अगर तुम मुझे पलटना चाहते हो तो तुम में अभी भी कमी है। सी ड्रैगन यंग मास्टर ने हंसते हुए कहा। उन्होंने पेई जिंगचेन के थोड़े से धमकी भरे शब्दों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इस बार मैंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। इसके अलावा यह सिर्फ मैं ही नहीं होगा, वह लड़का ये जिवेन भी आपको एक बड़ा सरप्राइज देगा। पेई जिंगचेन ने चमकदार आंखों से ये जिवेन को देखा। उसे खुद से ज्यादा खुद पर भरोसा था। लगता है राजकुमारी भी इस बार करीब से खेती से बाहर आ गई है। आपके बहुत सारे प्रतियोगी हैं। मृत क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के अलावा जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के जहरीले युवा मास्टर, ज्वलंत युवा मास्टर और स्काई स्प्लिटिंग वेल के जिंग वहुई हैं। मैंने सुना है कि राक्षसी समुद्री जानवर कबीले ने भी भाई बहनों को असीम सागर और वुयु भेजा है। हे, यह एक अभूतपूर्व भव्य अवसर है। यह पिछले कुछ टूर्नामेंटों की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प है। ये लोग न केवल मेरे विरोधी हैं, बल्कि आपके भी हैं। यंग मास्टर हाई लॉन्ग अवाक रह गए जब उन्होंने पेई जिंगचेन को देखा, जो गुप्त रूप से प्रसन्न लग रहे थे। ये लोग सिर्फ उनके विरोधी नहीं थे, चैंपियन बनने की ख्वाहिश रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये मजबूत दुश्मन थे जिन्हें हराना था। मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं चैंपियन नहीं हूं। अगर मैं हार भी जाता हूं तो क्या? आप अलग हैं। अगर आप हारते हैं टीएसके तो यह भयानक होगा। पेई जिंगचेन ने उदास निगाहों से कहा। उसे इन लोगों की जरा भी परवाह नहीं दिख रही थी। शायद उन्हें टॉप 100 लिस्ट की परवाह ही नहीं थी। दूसरों के लिए उन्हें इन 100 सीटों के लिए हजारों लोगों के बीच युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों से मुकाबला करना था। लेकिन उनके लिए असली विरोधी कुछ ही लोग थे। दूसरों को बिल्कुल चिंता नहीं थी। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी। अब ये जिवेन, क्रोकोडाइल शैडो, बाउंडलेस सी और हाई सिबलिंग्स जैसे कुछ ही लोग जुड़ गए थे। अभी भी दूसरों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चे, तुम बहुत अनुशासनहीन हो, अन्यथा तुम मुझे बहुत पहले ही पार कर चुके होते। सी ड्रैगन यंग मास्टर ने मुस्कराते हुए कहा। मैं अपनी साधना में पर्याप्त मेहनती नहीं हूं।
मेरे पास साधना पर अपना सारा समय खर्च करने की कमी है। दुनिया में बहुत सारे जीनियस हैं और मैं सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं हूँ। तेरा मेरे सामने खड़ा होना ही काफ़ी है। क्या तुम मुझे अपने साथ नीचे घसीटना चाहते हो? पेई जिंगचेन ने अपने होठों पर हाथ फेरा और कहा, चलो मगरमच्छ की छाया के बारे में बात करते हैं। अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की मौत नहीं हुई होती तो मुझे लगता कि वह मर चुका होता। मुझे उसे फिर से देखने की उम्मीद नहीं थी। ये ज़िवेन स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि वह दूसरों के बीच चर्चा का विषय बन गए थे। पहले प्रतिद्वंद्वी को सफलतापूर्वक हराने और अपनी पहली जीत हासिल करने के बाद ये ज़िवेन को नेमप्लेट द्वारा अखाड़े से बाहर भेज दिया गया। जैसे ही उन्हें अखाड़े से बाहर भेजा गया, वे तुरंत बाई हनमो और अन्य लोगों से मिले। बाई हनमो की लड़ाई के प्रति ये ज़िवेन की उदासीनता की तुलना में बाई हनमो ये ज़िवेन की लड़ाई पर ध्यान दे रही थी। ये ज़िवेन को आसानी से जीतते देख बाई हनमो हंसी और बोली, भाई ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। वह समुद्री कबीले का बच्चा बहुत घमंडी है, उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन फिर येक्षिवेन को एक और खबर मिली। उनके अलावा लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले की मगरमच्छ छाया और समुद्री दानव कबीले में असीम सागर और हाईवेयों ने भी पहले दौर को सफलतापूर्वक पार कर लिया और सभी का ध्यान केंद्रित हो गया। कई बड़े शॉट्स के लिए चयन के पहले कुछ राउंड देखने लायक नहीं थे। यह सिर्फ बच्चों का खेल था, कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बार मामला अलग था क्योंकि कई अत्याचारी विशेषज्ञ थे जो टॉप 100 की सूची में नहीं थे। उदाहरण के लिए अज्ञात उत्पत्ति वाले रहस्यमय मानव कबीले विशेषज्ञ ये ज़िवेन। मगरमच्छ की छाया भी थी। हालांकि उसके पास वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की पृष्ठभूमि थी, लेकिन वह शीर्ष 100 की सूची में नहीं था क्योंकि वह इतने वर्षों से छिपा हुआ था। इसलिए उसे नीचे से ऊपर की ओर अपना रास्ता चुनना पड़ा। बाउंडलेस सी और हाईवुयू के नेतृत्व में कई युवा समुद्री दानव कबीले विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने पहली बार प्रतियोगिता में भाग लिया था। हालांकि ये सभी पात्र थे जो शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते थे, वे अब नियमों द्वारा बाधित थे। अब उन्हें इन दौरों में लड़ते रहना था और अपना रास्ता मारना था। उनकी लड़ाई ने शीघ्र ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। उनसे जुड़ी हर खबर सबका ध्यान खींचती है। इन 4 लोगों में इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये ज़िवेन प्रतिस्पर्धा करने वाली अंतिम थी। इससे पहले बाउंडलेस सी, हाईवुयू, ज़ियुमेई और क्रोकोडाइल शैडो ने पहले ही परीक्षा पास कर ली थी। उनकी लड़ाई भी येक्षिवेन की तरह ही थी। यह पूरी तरह साफ सुथरा था। हालांकि विरोधी केवल 3 ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल और 6th लेवल के योद्धा थे, लेकिन उन्होंने उनसे बहुत जल्दी निपट लिया। यह कुछ प्रभावशाली भी था। कई लोगों ने दुर्भावनापूर्ण अनुमान भी लगाए, यह आशा करते हुए कि वे चारों एक दूसरे से भिड़ेंगे और मृत्यु तक लड़ेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, पहला दौर जल्दी खत्म हो गया। सारे मैच खत्म हो चुके थे। कुछ लोग खुश थे तो कुछ दुखी। कुछ लोगों ने पहला राउंड आसानी से पास कर लिया, कुछ मुश्किल से पहला राउंड पास कर पाए और ज़्यादातर लोग पहला राउंड भी पास नहीं कर पाए। यह वास्तव में जीवन में असंख्य भावनाओं की अनुभूति थी। हालांकि कोई भी इन बातों की परवाह करने के मूड में नहीं था जो उन्हें महत्वहीन लगती थी, यहाँ तक कि जीतने वालों के लिए भी। क्योंकि बहुत जल्द प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हो गया। लगभग बिना किसी विराम के प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। दूसरे दौर में ये ज़िवेन का प्रतिद्वंद्वी एक युवा ट्रांसेंडेंट रियल्म 6ठे स्तर का मानव विशेषज्ञ था। हालांकि जब उसने ये ज़िवेन को देखा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। उसने येक्षिवेन के पिछले युद्ध रिकॉर्ड के बारे में सुना था। उत्कृष्ट रियल्म 8वें स्तर के विशेषज्ञ उसके विरोधी नहीं थे और आसानी से येक्षिवेन से हार गए। स्वाभाविक रूप से उसने येक्षिवेन को रोकने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में पहले दौर के बाद ये ज़िवेन, क्रोकोडाइल शैडो, बाउंडलेस सी, बाउंडलेस सी, बाउंडलेस सी और बाउंडलेस सी तुरंत आगे बढ़ने के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार बन गए। वे मूलतः अस्पृश्य विरोधी थे। अगर उन्हें ऐसे किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा तो वे इसे केवल अपने दुर्भाग्य को ही दोष दे सकते थे। उनके अलावा बाई हनमो जैसे लोकप्रिय विरोधियों का एक समूह भी था। ये ज़िवेन के लिए यह प्रतियोगिता प्रणाली क्वालिफाई नॉकआउट के समान थी। उसके लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। दूसरा राउंड आसानी से बीत जाने के बाद वह लगातार 3 और राउंड से गुजरे। लगभग हर दौर में किसी अच्छे प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल भी दबाव नहीं था। प्रतियोगिता के इन 5 राउंड में ये ज़िवेन, क्रोकोडाइल शैडो और अन्य जल्दी ही सभी का ध्यान आकर्षित करने लगे। विशेष रूप से ये ज़िवेन और अन्य का युद्ध रिकॉर्ड हर किसी की बहस का केंद्र बन गया। शुरू से ही कोई भी उनके एक कदम का सामना नहीं कर सकता था। सब कुछ वैसा ही था जैसा सबने सोचा था। ये ज़िवेन और अन्य 3 के अलावा बाई हनमो जैसे कई शीर्ष युवा विशेषज्ञ अचानक सामने आए। उन सभी के पास ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के शिखर की ताकत थी। इस परिणाम ने कई लोगों को थोड़ा खुश कर दिया, लेकिन येक्षिवेन के लिए वह थोड़ा निराश था। हालांकि काले घोड़े थे, उनमें से किसी ने भी उसे बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं किया। कोई पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर का अस्तित्व नहीं था।
शायद कुछ थे भी, लेकिन वे अब भी अपनी ताकत छिपा रहे थे। यह भी बहुत संभव था। ये शिवेन अपनी ताकत छुपा रही थी। शायद दूसरों की नज़र में उसका प्रदर्शन काफ़ी चकाचौंध कर देने वाला था, लेकिन उसने अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं लगाया। यहाँ तक पहले राउंड में ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के विशेषज्ञ भी उससे अधिक ताकत नहीं जुटा सके। जब तक उसे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के स्तर का कोई विशेषज्ञ नहीं मिला, वह सब कुछ करेगा। उनके लिए इस साल की टॉप 100 लिस्ट पहले से ही काफ़ी गड़बड़ थी। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसे और भी अस्त व्यस्त बनाने में कोई हर्ज नहीं था। इसके विपरीत, शीर्ष पर चढ़ने के लिए इन विशेषज्ञों को हराने में सक्षम होना वास्तव में सबसे अच्छी बात थी जो वह कर सकता था। जल्द ही प्रतियोगिता छठे दौर में पहुंच गई। छठे दौर के बाद शीर्ष 100 सूची के विशेषज्ञ, जिन्हें शुरू में वरीयता प्राप्त प्रतियोगी के रूप में चुना गया था, अब लड़ाई में शामिल हो गए। इससे लड़ाई और भी तीव्र हो गई। लड़ाई पहले से ही बहुत तीव्र थी, लेकिन शीर्ष 100 वरीयता प्राप्त सेनानियों की भागीदारी के कारण यह और भी तीव्र हो गई। ये ज़िवेन ने अचानक महसूस किया कि उस पर बहुत अधिक ध्यान अचानक से गायब हो गया था, क्योंकि शीर्ष 100 वरीयता प्राप्त प्रतियोगियों की घोषणा के बाद उनका मूल प्रभामंडल भी गायब हो गया था, खासकर जब उनके बीच सी ड्रैगन यंग मास्टर जैसा चैंपियन था। छठे दौर में प्रवेश करने के बाद प्रतियोगिता का समग्र स्तर बहुत अधिक था। पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर और छठे स्तर के योद्धाओं को लंबे समय से समाप्त कर दिया गया था। अब तक टिकना उनके लिए असंभव था। जो अब तक बने रह सकते थे, वे उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ थे। ये लोग जो केवल कुछ 100 वर्षों में इस स्तर तक साधना कर सकते थे, उन्हें जीनियस माना जा सकता है। अब तक पूरे मैदान में केवल 300 लोग ही बचे थे। शीर्ष 100 वरीयता प्राप्त प्रतियोगियों में भी यही स्थिति थी। जब तक वे 2 और राउंड जीत सकते थे, वे स्वाभाविक रूप से शीर्ष 100 सूची में प्रवेश कर सकते थे। उसके बाद टॉप 100 लिस्ट में आने की होड़ होगी। यह रैंकिंग के लिए प्रतियोगिता थी, रैंकिंग के बीच की प्रतियोगिता नहीं। छठे राउंड में ये ज़िवेन की प्रतियोगी भी शीर्ष 100 सूची में एक वरीयता प्राप्त प्रतियोगी थी। वह एक युवा उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर के मानव योद्धा थे। जैसे ही यह युवा योद्धा ऊपर आया, उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में ये ज़िवेन था। वह थोड़ा कड़वा महसूस किए बिना नहीं रह सका। क्या स्वर्ग मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहा है? छठे राउंड में प्रतिद्वंद्वी वास्तव में ये ज़िवेन है। पहले, जब शीर्ष 100 वरीयता प्राप्त प्रतियोगी आराम कर रहे थे, वह डार्क हॉर्स प्रतियोगियों पर ध्यान दे रहे थे जो अचानक सामने आ सकते थे। लगभग हर रैंकिंग में हमेशा कुछ ऐसे डार्क हॉर्स प्रतियोगी होते हैं। ये ज़िवेन निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ थी। वह शीर्ष 10 क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को भी हरा सकता था। ऐसे विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने का इरादा लगभग किसी का नहीं था। क्या मैं वास्तव में शीर्ष 100 की सूची से बाहर होने जा रहा हूं? हालांकि मैं पहले ही मंच पर पहुंच चुका हूं, मैं स्वाभाविक रूप से आसानी से हार नहीं मान सकता। इस समय वह आगे बढ़ा और कहा, मैं लू जियान हूं। कृपया मुझे सलाह दें। इसके साथ ही एक पल में लू जियान के शरीर से एक विशाल आभा उभरी। ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल पीक ऑरा तुरंत बाहर निकल गया। ये शिवेन की ओर शक्तिशाली रूप से कुचल गया। लू जियान द्वारा जारी आभा को देखकर हर कोई अचानक से चिल्ला उठा। कुछ लोगों ने ठंडी हवा की सांस भी लेनी शुरू कर दी। यह पहली बार था जब शीर्ष 100 सूची में कोई वरीयता प्राप्त प्रतियोगी लड़ाई में शामिल हुआ। सूची में लू जियान की पिछली रैंकिंग अधिक नहीं थी, केवल 80 के आसपास थी। उसने अभी अभी उत्कृष्ट क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश किया था। केवल 30 वर्षों की एक छोटी सी अवधि में शीर्ष 100 सूची में सबसे निचले पायदान पर मौजूद ये विशेषज्ञ पहले ही उत्कृष्ट दायरे के 7वें स्तर में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि वे जानते थे कि उन्होंने पिछले टूर्नामेंट की तुलना में बहुत प्रगति की होगी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी तेजी से प्रगति करेंगे। यह लू जियान पहले से ही इतना शक्तिशाली है उस मामले में जो पहले से ही सूची में शीर्ष 50 में हैं। क्या वे पहले से ही उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश नहीं कर चुके हैं? पिछले टूर्नामेंट की रैंकिंग के अनुसार ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर को पहले से ही शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे मुश्किल से शीर्ष 50 में प्रवेश कर पाएंगे। मुझे डर है कि यह टूर्नामेंट अभूतपूर्व होगा। अतीत में ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वां स्तर आसानी से शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता था। अब मुझे डर है कि केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वां स्तर शीर्ष 50 में प्रवेश कर सकता है। हमारे फले फूले बादल सागर क्षेत्र में पिछले 10,000 वर्षों में इस टूर्नामेंट की तुलना में कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है। यह सोचकर कई लोग अचानक उत्तेजित हो गए। सामाजिक प्राणियों को पहचानना गलत नहीं था। केवल भयंकर प्रतियोगिता में ही अद्वितीय प्रतिभाएं पैदा हो सकती हैं। जब भी एक अभूतपूर्व प्रतिभा का जन्म होता था, हमेशा एक या कुछ या समान रूप से उत्कृष्ट प्रतिभाओं का एक समूह भी चमकता रहता था। भयंकर प्रतिस्पर्धा के बीच ही किसी व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा की भावना अधिक से अधिक तीव्र हो जाएगी। उनकी सेना जितनी मजबूत होगी, फले फूले बादल सागर क्षेत्र की ताकत उतनी ही मजबूत होगी। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपने सामने लू जियान के बारे में सब कुछ देखा।
हालांकि वह केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म छठे स्तर पर था, लू जियान के बारे में सब कुछ उसकी आंखों में गिर गया। बोलने के लिए कोई रहस्य नहीं थे। इसे लो, किशोर जोर से चिल्लाया और उसका फिगर अचानक गायब हो गया। फिर वह तुरंत येज़िवेन के पीछे आ गया और उसकी मुट्ठी अचानक एक पहाड़ में बदल गई और सीधे नीचे गिर गई। यह लो, युवक चिल्लाया। उसका फिगर अचानक गायब हो गया और वह एक पल में येज़िवेन के पीछे दिखाई दिया। उसकी मुट्ठी अचानक एक पहाड़ में बदल गई, सीधे नीचे पटक दी। लू जियान की मुट्ठी का दबाव पहाड़ की तरह था, जिससे हर कोई एक पल में भारी दबाव महसूस कर रहा था। ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल विशेषज्ञ अपनी प्रतिष्ठा के हकदार थे। वह येज़िवेन के वर्तमान दायरे से एक स्तर ऊपर था। बेशक उसकी युद्ध क्षमता स्वाभाविक रूप से येज़िवेन के साथ अतुलनीय थी। येज़िवेन के हाथ में एक उग्र कृपाण का प्रभामंडल तुरंत फैल गया। वह मुड़ा और उसके पीछे फिसल गया, मुट्ठी हवा में फिसल गया। येज़िवेन का कृपाण ब्लेड तुरंत तेज हवा के माध्यम से टूट गया और लू जियान के शरीर पर बह गया। बूम! लू जियान मौके पर ही फट गया और बेहोश हो गया। येज़िवेन ने दया दिखाई और उसे सीधे नहीं मारा, अन्यथा लू शियान का अंत और भी दयनीय होगा। हालांकि यह अपेक्षित था, फिर भी जब उन्होंने लू शियान को येज़िवेन द्वारा नष्ट होते देखा तो हंगामा हो गया। बहुत से लोग जानते थे कि येज़िवेन बहुत मजबूत था, लेकिन लू जियान पिछली शीर्ष 100 सूची में से एक विशेषज्ञ था और ज्यादातर लोग उसके मैच नहीं थे। लेकिन अब लू शियान येज़िवेन की एक भी चाल का सामना नहीं कर सकता था। हालांकि येज़िवेन ने पहले दौर में एक ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के विशेषज्ञ को धूल चटा दी थी, लेकिन समुद्री कबीला विशेषज्ञ शीर्ष 100 की सूची में नहीं था। दोनों के बीच अब भी फासला था। लू जियान को मारने के बाद नेमप्लेट पर रोशनी के साथ येज़िवेन भी उड़ गया। इस समय पूरे आयोजन स्थल में अधिक लोग नहीं थे, केवल 300 लोग बचे थे। जो लोग रह सकते थे वे निस्संदेह अभिजात वर्ग के अभिजात वर्ग थे। येज़िवेन और लू शियान को छोड़कर, जिनके पास युद्ध कौशल में भारी असमानता थी, दूसरों के लिए येज़िवेन की तरह एक तलवार के हमले से नष्ट होना मुश्किल था। येज़िवेन बाहर आने वाली पहली व्यक्ति थी। बाहर आने के बाद येज़िवेन ने याओ कियान और बाई हनमो के अखाड़े की खोज शुरू की। याओ कियान का अखाड़ा अभी तक नहीं मिला था, लेकिन बाई हनमो का अखाड़ा पहले मिला था। उनके प्रतिद्वंद्वी एक समुद्री कबीले विशेषज्ञ थे, जो शीर्ष 100 सूची के विशेषज्ञ भी थे। यह जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले का विशेषज्ञ था। मानव, समर्पण करो, तुम मेरे विरोधी नहीं हो, अन्यथा मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। जहरीला ज्वलंत ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ की आध्यात्मिक भावना तुरंत बाई हनमो पर बंद हो गई। उसकी आंखें ठंडी और निर्मम थीं। उनका आभामंडल पल भर में भड़क उठा। वह एक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ भी थे। शीर्ष 100 की सूची में वह शीर्ष 50 में प्रवेश करने के लिए काफी मजबूत था। येज़िवेन के प्रतिद्वंद्वी की तुलना में वह बहुत मजबूत था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आश्वस्त था। कई लोगों ने बाई हनमो और इस जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ के बीच लड़ाई पर ध्यान दिया। प्रतियोगिता के इन दौरों के बाद बाई हनमो भीड़ से अलग दिखीं और उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा हासिल की। हालांकि वह येज़िवेन, क्रोकोडाइल शैडो और अन्य लोगों जितना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन बहुत से लोग उसकी लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। दूसरी पार्टी के रूप में वह मूल रूप से शीर्ष 100 सूची के शीर्ष 50 में थे। टॉप 100 लिस्ट में उनका बिल्कुल अत्याचारी अस्तित्व था। उन दोनों के बीच की लड़ाई ने अनगिनत लोगों का ध्यान जल्दी आकर्षित किया। दोनों पक्ष उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ हैं। मुझे डर है कि यह लड़ाई तीव्र होने वाली है। हालांकि ऐसा लगता है कि बाई हनमो ट्रांसेंडेंट रियलम 8वीं स्तर की चोटी पर पहुंच गई है। यह जहरीला ज्वलंत ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ उसी दायरे में उन लोगों को मिटा सकता है। यह एक समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। बाई हनमो की गति बहुत तेज है। पिछले कुछ दौरों में प्रतिद्वंद्वी कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे उससे 5 से अधिक चालों का सामना नहीं कर सकते। कुछ एक चाल भी नहीं झेल सकते। लेकिन यह सिर्फ सामान्य लोग हैं। यह जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ सामान्य कैसे हो सकता है? एक बार जब दोनों पक्ष एक लंबी लड़ाई में पड़ जाते हैं, तो मैं जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ के बारे में अधिक आशावादी हूं। आखिरकार मानव काया उप ड्रैगन के लिए अतुलनीय है। उद्धरण चिन्ह। दोनों पक्षों के अपने अपने समर्थक थे और ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में समान रूप से मेल खाने वाला मैच था। हार मान लेना, हे, सिर्फ तुम्हारे साथ, बाई हनमो ने उपहास किया। एक पल में उसके हाथ में लंबी तलवार ने एक चौंकाने वाली तलवार का इरादा प्रकट किया। क्लैंग! वह सीधे बाहर निकली। तलवार की आभा के प्रकाश में पूरा आकाश जेड के रंग से रंगा हुआ प्रतीत हो रहा था, जेड की दुनिया में बदल रहा था। इतनी तेजी! जहरीला ज्वलंत ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ, जिसने अभी अभी बाई हनमो को धमकी दी थी, भयभीत था। उसे अपनी खोपड़ी में झंझनाहट महसूस हुई। यह कैसी तलवारबाजी है? यह इतना तेज कैसे हो सकता है? तलवार की रोशनी जहां भी गई, आसमान जेड जैसे रंग में बदल गया। उसके पास केवल विरोध करने के लिए हाथ उठाने का समय था।
उसके हाथ में एक लंबी कृपाण दिखाई दी। डांग, धातु के टकराने की तेज आवाज तुरंत फैल गई। वह केवल हर तरफ सुन्न महसूस कर रहा था। लंबी कृपाण से एक विशाल बल गुजरा, लगभग उसे लकवा मार गया। क्या आप इसे चकमा दे सकते हैं? बाई हनमो की दूसरी तलवार पलक झपकते ही निकल गई। दूसरी तलवार जल्दी से आसमान से टूट गई और जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ पर हमला कर दिया। कितनी तेज तलवार है! मुझे नहीं पता कि यह किस तरह की तलवारबाजी है। इसमें इतनी भयानक शक्ति है। एक बार जब तलवार खुल जाती है तो दुनिया जेल में बदल जाती है। किसी ने कहा, यह केवल इसलिए नहीं था क्योंकि बाई हनमो की तलवारबाजी बेहद तेज थी, बल्कि इसलिए भी थी क्योंकि प्रतिद्वंद्वी का जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले का विशेषज्ञ उसकी तलवार के नीचे अनाड़ी था। बाई हनमो की तलवार तेज थी। बहुत से लोगों के पास यह आंकने का कोई तरीका नहीं था कि यह कितना तेज और शक्तिशाली था। हालांकि जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ को ट्रांसेंडेंट दायरे 8वें स्तर के जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ की दयनीय उपस्थिति को देखने के बाद एक गहरी समझ थी। क्योंकि जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले में ड्रैगन कबीले का खून था, यहाँ तक कि एक ही दायरे में वे औसत समुद्री कबीले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए वे अक्सर एक ही दायरे में पार कर सकते थे। अब जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ बाई हनमो की तलवार के नीचे इतनी दयनीय स्थिति में था। हर कोई कैसे हैरान नहीं हो सकता था। तलवार जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के लंबे कृपाण पर फिर से फट गई। लेकिन इस समय उसका हाथ थोड़ा सुन्न था। एक और भयानक टक्कर के कारण उसका लंबा कृपाण नष्ट हो गया। बजना, आकाश में कई बार लंबी कृपाण घूमने के बाद इसे सीधे अखाड़े पर पत्थर की खाई में डाला गया। बजना, लगभग उसी समय बाई हनमो की तीसरी तलवार आ गई थी। तलवार की तेज गति के अलावा उसकी तलवारबाजी में कोई अन्य सूक्ष्मता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, बाई हनमो की तेज तलवार की गति जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ को हराने के लिए पर्याप्त थी। बूम! जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ को सीधे उड़ा दिया गया। खून बेतहाशा फूट पड़ा। उसके शरीर पर एक बड़ा घाव खून से टपक रहा था। यह एक वीभत्स दृश्य था। 3 तलवारें, सिर्फ 3 तलवारें। यह मैच, जिसे असामान्य रूप से समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाई के रूप में माना जाता था, बाई हनमो की जीत के साथ समाप्त हुआ। हालांकि ये सभी येक्षिवेन की उम्मीदों के अनुरूप थे। जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले में ड्रैगन की वंशावली थी और वह एक कम अजगर था। एक ही रैंक में एक प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन वह केवल आम लोगों के लिए ही था। लेकिन क्या बाई हनमो एक साधारण व्यक्ति थी? चाहे वह रक्तरेखा हो या मार्शल तकनीक, वह आम लोगों की कल्पना से बहुत परे था। उसी दायरे में वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य लोगों से मुकाबला कर सकता था। कहने की बात नहीं है, जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ ने अभी अभी ट्रांसेंडेंट दायरे 8वें स्तर में प्रवेश किया था। वह अभी भी बाई हनमो के ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के शिखर से बहुत दूर था। जब तक बाई हनमो का सामना जहरीले यंग मास्टर या फ्लेमिंग यंग मास्टर से नहीं होता, तब तक औसत व्यक्ति बाई हनमो का विरोधी नहीं होगा। चिंता की कोई बात नहीं थी। इसके विपरीत, हालांकि याओ कियान ने भी उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश किया था, शीर्ष 100 सूची में शीर्ष 50 में से अधिकांश ने पहले ही उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश कर लिया था। उसका फायदा स्पष्ट नहीं था। इसके बजाय उसे आगे जाने के लिए कुछ किस्मत की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही ये जिवेन याओ कियान के अखाड़े की खोज जारी रखने वाली थी, उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। ये जिवेन, बेहतर होगा कि तुम अच्छी तरह से जियो। दूसरों से मत हारो, नहीं तो यह अफसोस की बात होगी। येक्षिवेन को आवाज पहचानने के लिए अपना सिर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह जहरीला युवा मास्टर के अलावा कोई नहीं था। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह व्यक्ति वास्तव में जहरीला युवा मास्टर था। जहरीले युवा मास्टर ने येक्षिवेन को उदासीनता से देखा। उनकी सर्द आंखों की जोड़ी में हरी जहरीली आभा छा रही थी। उन्होंने जहर तकनीक का चरम पर अभ्यास किया था। उन्होंने अपने शरीर की हर कोशिका का अभ्यास किया था। उसे विषपान में उस्ताद कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि ऐसे प्रतिद्वंदी से किसी को भी सावधान रहना होगा, और वह भी था जिससे हर कोई सबसे ज्यादा डरता था। यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपरंपरागत जहर तकनीकों का एक ईमानदार स्तर तक अभ्यास किया था। हालांकि येक्षिवेन उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। जहरीला यंग मास्टर की जहर तकनीक कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह येक्षिवेन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। येक्षिवेन के पास अपने शरीर की रक्षा करने के लिए देवत्व था। वह जहरीले यंग मास्टर की जहर तकनीक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता था। इसलिए जहरीला युवा मास्टर किसी के लिए भी एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। येजिवेन का सामना करते समय येजिवेन ने उसे एक आवारा कुत्ते की तरह हरा दिया। पछताने की क्या बात है? क्या आपको लगता है कि आप मेरे विरोधी हैं? येजिवेन ने उपहास के साथ कहा। जहरीला युवा मास्टर की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसे याद आया कि वो 2 बार येक्षिवेन से हार गया था। पहली बार उनकी लापरवाही के कारण हुआ था। उसे येजिवेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा।
हालांकि दूसरी बार वह पूरी तरह से तैयार थे। यहाँ तक उसने येज़िवेन को घेरने के लिए ट्रांसेंडेंट्रियल 9th लेवल के कई विशेषज्ञों के साथ सेना में शामिल हो गया। हालांकि वो येज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। येज़िवेन ने घेरा तोड़ा और पारमार्थिक क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञों का सिर काट दिया। येज़िवेन आवारा कुत्ते की तरह उसका पीछा कर रही थी। यह सोचकर उसके चेहरे की मांसपेशियां और भी ज्यादा फड़कने लगीं। येज़िवेन की ओर उसकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं। बस तुम रुको, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम मुझसे न मिलो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर बना दूंगा। जहरीला यंग मास्टर ने अपना मूड शांत किया और ठंडेपन से कहा। उसने कभी किसी को इतना नाराज नहीं किया था, कभी नहीं। इतना बड़ा नुकसान कोई नहीं करा सकता था। उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। इस एहसास का दम घुट रहा था। यह भावना वास्तव में घुटन भरी थी। यहाँ तक बचपन से उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी इन्फेनो यंग मास्टर ने कभी घुटन महसूस नहीं की थी, क्योंकि दोनों पक्ष केवल समान रूप से मेल खाते थे। जीत और हार हुई थी। इन्फेनो यंग मास्टर के लिए घुटन महसूस करना असंभव था, लेकिन जब येज़िवेन का सामना किया तो उसे असामान्य रूप से घुटन महसूस हुई, क्योंकि जब उसने येज़िवेन का सामना किया तो वह जीत नहीं सका। यही सबसे बड़ी समस्या थी। जीत जाते तो ठीक रहता, हालांकि यह उतना आसान नहीं था जितना कि जीतना नहीं। यहाँ तक वो खुद भी देख सकता था कि उसकी जहर तकनीक को येज़िवेन ने पूरी तरह से नियंत्रित किया था। यह उनके लिए सबसे निराशाजनक बात थी। यह भी मूलभूत कारण था कि वह अथक रूप से येज़िवेन को मारना चाहता था। येज़िवेन के अलावा अन्य लोग जो उसके विरोधी होने के योग्य थे, उससे कुछ हद तक डरते थे। अपनी जहर तकनीक के कारण वह उनमें से सबसे खतरनाक लोगों में से एक बन गया था। हालांकि येज़िवेन के सामने ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसकी जहर तकनीक का येज़िवेन पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा था। यह कहा जा सकता है कि वह पूरी तरह से संयमित था। उसे एक तरह का डर भी था कि उस स्थिति में उसके पास येज़िवेन के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं होगा। इस एहसास ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह सुई पर बैठा हो। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी भी क्षण उसका दम घुट सकता है। यह उस एहसास की तरह था जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से मिलता है जो किसी भी समय उसका गला घोंटकर मार सकता है। दिल से निकले उस तरह के डर को दबाया नहीं जा सकता था। एक ही रास्ता था कि इस व्यक्ति का पालने में गला घोंट दिया जाए और इस बुरे खतरे को पूरी तरह से बुझा दिया जाए। तभी दिल से निकले इस तरह के डर को दूर करना संभव होगा। येज़िवेन को घृणा से देखने के बाद जहरीला यंग मास्टर चला गया। जब तक वे अपराजित रहे, देर सवेर वे प्रतियोगिता में मिलेंगे। उस समय उसने येज़िवेन को कभी जाने नहीं दिया। बिग ब्रदर ये, हाँ, मैं जीत गया। अगर मैं एक और गेम जीतता हूं तो मैं इस शीर्ष 100 सूची में प्रवेश कर सकता हूं। हाँ, यह बहुत आसान है। बाय हन्मो की आकृति हवा में दिखाई दी। जब उसने येज़िवेन को देखा तो वह हैरान रह गया। अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद वह अच्छे मूड में थे। बहन याओ अभी तक बाहर नहीं आई। क्या उसने किसी परेशानी का सामना किया? जब दोनों को वह अखाड़ा मिला जहां याओ कियान था, तो उन्होंने पाया कि याओ कियान वास्तव में मुसीबत में था। उसकी प्रतिद्वंद्वी इस बार बाय हन्मो की प्रतिद्वंद्वी से कमजोर नहीं थी। वह एक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ भी थे। वह याओ कियान से ज्यादा बुरा नहीं था। इस उम्र में जो विशेषज्ञ उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश कर सकते थे, वे सभी अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। यह भी कहा जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक मनुष्य के बीच एक अजगर था। येज़िवेन जैसे सनकी को छोड़कर किसी को ऊंचे दायरे में चुनौती देना असंभव था। इस विशेषज्ञ का सामना करना याओ कियान मूल रूप से एक कठिन लड़ाई में था। एक कठिन लड़ाई, इसे एक कठिन लड़ाई के रूप में ही वर्णित किया जा सकता है। याओ कियान का विरोधी भी दृढ़ था। 1000 से अधिक चालों तक लड़ने के बाद याओ कियान हार गया। क्या वह याओ कियान है? येज़िवेन को अचानक कुछ पता चला। हालांकि याओ कियान की लड़ाई बहुत कठिन और कठिन लग रही थी, याओ कियान वास्तव में इसे आसानी से कर रहा था। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी बहुत अस्त व्यस्त नहीं थे। हालांकि यह येज़िवेन और बाय हन्मो जितना आसान नहीं था, लेकिन उसने निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। येज़िवेन ने अचानक एक बिंदु खोज लिया। हालांकि याओ कियान की लड़ाई बहुत कठिन लग रही थी, याओ कियान वास्तव में सहज था। यहाँ तक उसके कपड़े भी खराब नहीं हुए थे। हालांकि येज़िवेन और बाय हन्मो जितना आसान नहीं था, याओ कियान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। यद्यपि यह उनके लिए अनुचित था जो देर से समाप्त हुए, यह सबसे बड़ी निष्पक्षता थी। अपने विरोधियों को पहले हराने वालों के पास आराम करने के लिए अधिक समय हो सकता था। दूसरे शब्दों में, केवल मजबूत ही इसे अंत तक पहुंचा सकता है। यह भी बड़ा क्रूर नियम था। छठे दौर की तुलना में 7वां दौर समान रूप से असमान था। कोई आश्चर्य नहीं हुआ। येज़िवेन ने अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को एक चाल में हरा दिया और बाय हन्मो ने ज्यादा प्रयास नहीं किया। याओ कियान की किस्मत भी इस बार बेहतर थी। उसने केवल एक उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर के योद्धा का सामना किया। उसने इस प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया।
इन तीनों ने आसानी से शीर्ष 100 में प्रवेश किया। उनमें से येज़िवेन निस्संदेह सभी के ध्यान का केंद्र बन गया था, क्योंकि वहां बहुत सारे योद्धा नहीं बचे थे। वास्तव में वहां 100 लोग भी नहीं बचे थे। उनमें येज़िवेन, जियान वुशुन, द पॉइजनस यंग मास्टर, फ्लेम यंग मास्टर, सी दानव कबीले के 2 भाई बहन, क्रोकोडाइल शैडो, पेई जिंगचेन, सी ड्रैगन यंग मास्टर और मानव जाति के 3 अधिपतियों में से अंतिम थे। प्रकाश गुफा की शिष्या राजकुमारी। ये सभी योद्धा थे जिनमें जीतने की क्षमता थी। उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया और खूब चमके। हालांकि प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा अभी बाकी थी, लेकिन उनमें से कुछ का इस साल की रैंकिंग सूची के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में शामिल होना लगभग निश्चित था। फर्क सिर्फ उनकी रैंकिंग का था। उन लोगों की तुलना में जो पहले से ही कई वर्षों से प्रसिद्ध थे, येज़िवेन, जो अभी अभी प्रसिद्ध हुए थे, तुरंत उनमें से सबसे अधिक चिंतित व्यक्ति बन गए। अन्य लोग देर सबेर प्रसिद्ध हो गए थे। बहुत से लोग उनकी ताकत को जानते थे, लेकिन केवल येज़िवेन कोहरे के बादल में डूबा हुआ लग रहा था। वास्तव में बहुत से लोग नहीं जानते थे कि अंत में उसके पास किस प्रकार की शक्ति थी। ऊंचे मंच पर न केवल दर्शक बल्कि कई अन्य शीर्ष प्रतिभाएं भी चुपके से येज़िवेन को देख रहे थे। यह अफसोस की बात थी कि विरोधी बहुत कमजोर थे या येज़िवेन बहुत मजबूत थी। येज़िवेन ने अभी तक केवल एक साधारण चाल का उपयोग किया था। उनके सरल कदम का कोई विरोध नहीं कर सकता था। उसके सामने कोई भी शत्रु नष्ट हो जाता था। उसकी चाल जटिल को सरल करने और सड़े हुए को जादुई में बदलने की हद तक पहुंच गई थी। एक चाल सभी दुश्मनों को हराने के लिए काफी थी। कोई भी उसे दूसरी चाल का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता था। इससे बहुत से लोग जो येज़िवेन की वास्तविक ताकत का पता लगाना चाहते थे, काफी उदास हो गए थे। इस येज़िवेन के पास इतनी मजबूत युद्ध शक्ति है। जो रुके थे उनका दायरा सबसे कम है, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में वह भयानक रूप से शक्तिशाली हैं। यहां तक ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के विशेषज्ञ भी उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। वे भी नहीं कर सकते एक चाल का विरोध करो। ग्रैंड स्टैंड के ऊपर क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में, उस स्थान में फले फूले बादल सागर क्षेत्र में प्रमुख बलों के शीर्ष नेता एकत्रित हुए। उन सभी की निगाहें येज़िवेन की दिशा में थीं। वह बहुत रहस्यमयी था। ऐसे व्यक्ति की युद्ध शक्ति को कभी भी उसके दायरे से नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि यह ठीक इसी वजह से था कि उसकी युद्ध शक्ति का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल था। विशेष रूप से वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के लॉ मैनिफेस्टेशन विशेषज्ञों ने येज़िवेन को एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ देखा। उनके लिए येज़िवेन उनके दिल में सबसे बड़ी शर्म की बात थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का गिरना उनके दिलों में एक अवर्णनीय पीड़ा थी। उनके लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ के कबीले को इतना बड़ा नुकसान कब हुआ? लेकिन ओरिजिनल रिटर्निंग सेक्ट के कारण नुकसान उठाने के बाद उनके पास येज़िवेन के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। बेशक यह सबसे अच्छा होगा अगर मगरमच्छ छाया इस शीर्ष 100 प्रतियोगिता में येज़िवेन को मार सके। यंग मास्टर सी ड्रैगन की ताकत मजबूत हो रही है। इस बार चैंपियनशिप जीतना कोई समस्या नहीं हो सकती है। इस बार केवल हमारा जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीला ही चैंपियनशिप जीत सकता है। शीर्ष 10 में हम कम से कम 2 स्थानों पर हैं। चलो देखना जारी रखते हैं। इस साल की प्रतियोगिता वास्तव में अभूतपूर्व है। इन 10 बीजों में से कोई भी पिछले वर्षों में चैंपियनशिप जीत सकता है। अब जब वे सभी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, तो हमारा फलता फूलता क्लाउड सी रीजन एक नए युग की शुरुआत करेगा। युग केवल स्वर्ग जानता है कि रक्त संसार के परीक्षण के बिना ये लोग कुछ भी नहीं हैं। रक्त संसार के परीक्षण के बाद केवल वे ही अपने साथियों पर हावी होने में सक्षम होंगे। क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में प्रमुख बलों के शीर्ष नेताओं की अलग अलग राय थी। वे इन युवा विशेषज्ञों के प्रदर्शन को लेकर शांत थे। ऐसा लग रहा था कि इसने उनका ध्यान बिल्कुल आकर्षित नहीं किया। उनमें से कई इस तरह से आए थे। युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ जो कानून की अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं पहुंचे थे, उनकी नज़र में कुछ भी नहीं थे। शायद भविष्य में एक दिन फले फूले बादल सागर क्षेत्र में हर चीज पर हावी होने की उनकी बारी होगी, लेकिन कम से कम अब ऐसा नहीं था। उनके सामने युवा पीढ़ी के इन विशेषज्ञों को अपरिपक्व ही माना जा सकता था। इस सामान्य चलन के तहत समुद्री कबीले और मानव कबीले के बीच प्रतियोगिता मुख्य विषय बन गई थी। बाद के 8वें दौर की लड़ाई में येज़िवेन ने फिर भी अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया। इस बार उसका प्रतिद्वंदी एक विशेषज्ञ था जो उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर पर पहुंचने वाला था। हालांकि वह बाय हनमो जितना अच्छा नहीं था, लेकिन वह बुरा भी नहीं था। हालांकि येज़िवेन के सामने वह अभी भी कमजोर था। वह बिल्कुल भी विरोधी नहीं थे। बाय हनमो की प्रतिद्वंद्वी भी ट्रांसेंडेंट रियलम 8वीं स्तर की चोटी की विशेषज्ञ थी, लेकिन वह औसत ही थी। उनकी तुलना बाय हनमो से नहीं की जा सकती थी। इस बार बाय हनमो ने 50 से अधिक चालों के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया, लेकिन फिर भी बाय हनमो का प्रदर्शन अभी भी बहुत आकर्षक था। कई लोगों ने उन्हें शीर्ष 10 विशेषज्ञों के नीचे सबसे मजबूत विशेषज्ञ भी माना। भले ही वह नहीं था, वह लगभग वहां था।
इस ताकत के साथ जब तक उसकी किस्मत खराब नहीं हुई, शीर्ष 20 में प्रवेश करना मुश्किल नहीं था। दूसरी तरफ याओ qian की स्थिति इतनी आशावादी नहीं थी। पिछले कुछ राउंड की तुलना में उसने अभी भी अपनी ताकत को छुपाया। इस बार वह वास्तव में सब बाहर चला गया। लड़ाई बहुत कठिन थी। उसने 1000 से अधिक चालें लड़ीं, लेकिन उसकी प्रतिद्वंद्वी ने अभी भी हारने का कोई संकेत नहीं दिखाया। यह तब तक नहीं था जब तक याओ qian ने अपने प्रतिद्वंद्वी की खामियों को पकड़ लिया और हमला नहीं किया। उसने मुश्किल से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया और शीर्ष 50 में आगे बढ़ी। ये ज़िवेन की भौहें तन गईं। इस प्रवृत्ति के अनुसार याओ qian अगले दौर में शीर्ष 20 में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी याओ qian का प्रदर्शन पहले से ही अद्भुत था। पिछले टूर्नामेंट में याओ qian ने बमुश्किल शीर्ष 50 में प्रवेश किया था। सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस बार अपनी प्रगति से बहुत खुश था। फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक मजबूत ताकत नहीं थी। अधिपतियों के साथ तुलना करने का उल्लेख नहीं करने के लिए यह प्रथम श्रेणी में बमुश्किल स्थान पर है। याओ qian की रैंकिंग ने सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पहले ही चौंका दिया था। भले ही वह अगले दौर में बाहर हो गई हो, लेकिन अफसोस की कोई बात नहीं थी। अलग अलग ताकतों की अपने शिष्यों के लिए स्वाभाविक रूप से कम आवश्यकताएं थीं। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले जैसे विशालकाय और अधिपति के लिए यह शर्म की बात होगी अगर वे शीर्ष 10 में प्रवेश नहीं कर सके। भाग न लेना ही अच्छा था। लेकिन सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, जिसके पास अब तक केवल एक पीढ़ी की विरासत थी, यह पहले से ही एक उल्लेखनीय बात थी। किसी भी बल के उदय को व्यवस्थित होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। शायद भविष्य में सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा अस्तित्व बन जाएगा जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन अब उन्हें बस यही चाहिए था। याओ qian के पास असंतुष्ट होने के लिए कुछ भी नहीं था। जो लोग इस मुकाम तक पहुंच सके उन्हें न सिर्फ ताकत बल्कि काफ़ी किस्मत की भी जरूरत थी। उदाहरण के लिए ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के विशेषज्ञ, जिन्हें ये ज़िवेन ने पहले दौर में बाहर कर दिया था, उनके पास इस तरह के भाग्य का अभाव था। लेकिन यह केवल उनके लिए था जिनके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। ये ज़िवेन के लिए क्या भाग्य महत्वपूर्ण था? क्या यह मायने रखता था कि वह प्रत्येक दौर में किससे मिले? दूसरों के लिए वे कुछ निस्संदेह नर्क में सबसे खतरनाक अस्तित्व थे। हालांकि उनके लिए कोई अंतर नहीं था, क्योंकि ये सभी लोग विरोधी थे जिन्हें उन्हें हराना था। भले ही उन्हें अगले मैचों में उन्हें एक एक करके हराना पड़े, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतियोगिता एक पल के लिए भी नहीं रुकी और 9वें दौर में प्रवेश कर गई। मूल रूप से पहला राउंड समाप्त होने के बाद यह दूसरे राउंड में प्रवेश करेगा। इस बिंदु पर जो रह सकते थे वे कोई साधारण योद्धा नहीं थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो लोग बने रहे वे युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ थे। वे फले फूले बादल सागर क्षेत्र में लाखों मार्शल कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, या इससे भी अधिक। 9वां राउंड कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 9वें राउंड को पास करने का मतलब शीर्ष 20 में प्रवेश करना था। जो लोग 10वें दौर में प्रवेश कर सकते थे वे शीर्ष 100 सूची के शीर्ष 10 में प्रवेश करने के योग्य थे। यह बहुत ही भयंकर और क्रूर प्रतियोगिता थी। चूंकि वे पहले ही इतनी दूर आ चुके थे, कोई भी यहां समाप्त नहीं होना चाहता था। हालांकि उनके पास इसके बारे में सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। प्रतियोगिता के 8वें दौर के समाप्त होने के कुछ ही समय बाद उन्हें उत्सुकता से प्रतियोगिता के 9वें दौर में प्रवेश करना पड़ा। चूंकि उनमें से कई अपनी पिछली चोटों से उबर नहीं पाए थे, निस्संदेह उनके लिए इस समय प्रतिस्पर्धा करना थोड़ा कठिन था। याओ qian को इससे फायदा हुआ। पिछली लड़ाई में उसकी प्रतिद्वंद्वी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसलिए दूसरे पक्ष ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि उसकी ताकत याओ qian से अधिक मजबूत थी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में याओ qian के साथ लड़ना निस्संदेह एक आत्मघाती व्यवहार था। आखिरकार हर किसी के पास ये ज़िवेन जैसी असामान्य पुनर्प्राप्ति शक्ति नहीं थी। कई लोगों के लिए लड़ना जारी रखना वास्तव में बहुत कठिन काम था। लेकिन इस समय ये ज़िवेन के पास याओ qian के मामलों की परवाह करने का समय नहीं था। उन्होंने सीधे अखाड़े में कदम रखा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उनका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में सी कोनगहाव था। भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मेरे प्रतिद्वंद्वी वास्तव में तुम हो, सी कोनगहाव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। जब उसने प्रतिद्वंद्वी को देखा तो वह वास्तव में ये ज़िवेन था। भाई सी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे इस दौर में मिलूंगा, ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। हालांकि वास्तव में अगर वह इस दौर में किसी से मिले तो उसे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वहां केवल 30 से अधिक लोग बचे थे। दरअसल इस चक्कर में किसी से भी मिलना बेहद सामान्य बात मानी जाएगी। लेकिन भले ही मैं तुमसे मिला, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। चलो मैं देखता हूं कि इस दौर में तुमने कितनी प्रगति की है। हालांकि भले ही मैं आपसे मिल चुका हूं, मैं निश्चित रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आइए देखें कि इस अवधि के दौरान आपने कितना सुधार किया है।
हालांकि वह शीर्ष 10 उम्मीदवारों में से नहीं थे, ताकत के मामले में कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह शीर्ष 10 के बाहर भी अद्वितीय थे। कई लोगों की नज़रों में भी उनमें टॉप 10 को टक्कर देने का दम था। आखिरकार वह पिछले टूर्नामेंट में शीर्ष 10 विशेषज्ञ भी थे, है ना? कई लोगों की नज़रों में भी उनमें टॉप 10 एक्सपर्ट्स को टक्कर देने का दम था। आखिरकार वह पिछले टूर्नामेंट में भी शीर्ष 10 विशेषज्ञ थे, है ना? यदि यह इस टूर्नामेंट में बहुत सारे मजबूत विशेषज्ञों के उभरने के लिए नहीं होता, जैसे कि येज़िविन, राक्षसी समुद्री भाई बहन और कुछ अन्य, तो वह बिना किसी दुर्घटना के शीर्ष 10 विशेषज्ञ बना रहता। यदि आपने सीलबंद भूमि से बाहर आने के बाद कोई प्रगति नहीं की, तो आप आज मेरे विरोधी नहीं होंगे। सी कोनगहाओ की निगाहें ठंडी पड़ने लगीं। इस बिंदु पर कोई भी जारी नहीं रखना चाहता था। अपनी ताकत के साथ उसने येज़िविन की तो बात ही छोड़ दें, चैंपियनशिप का लालच करने की हिम्मत भी की। उसके शरीर पर आभा धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे सभी को थोड़ा घुटन महसूस हो रहा था। उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर, उत्कृष्ट क्षेत्र 8वां स्तर, उत्कृष्ट क्षेत्र 8वीं स्तर की चोटी, उत्कृष्ट क्षेत्र 9वां स्तर। बूम! सी कोनगहाओ द्वारा प्रदर्शित ताकत ने अचानक इस युद्ध पर ध्यान दे रहे सभी योद्धाओं को उत्साहित कर दिया। उत्कृष्ट क्षेत्र 9वां स्तर, यह वास्तव में उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर की ताकत थी। बहुत से लोगों ने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि यहां तक शीर्ष 50 विशेषज्ञों ने उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश किया था। फिर क्या शीर्ष 30, शीर्ष 20 और यहां तक कि मूल सूची के शीर्ष 10 विशेषज्ञ केवल उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर होंगे? क्या ऐसा होगा जैसा बाहरी लोगों ने अनुमान लगाया था? बहुत से लोगों ने यह अनुमान भी लगाया था कि उनमें से कई पहले ही उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अनुमान सिर्फ अनुमान थे। अब तक किसी ने ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के शिखर से अधिक ताकत नहीं दिखाई थी। वे अभी भी उतनी ही ताकत थे जितनी अफवाह थी। यहां तक अगर उनके पास केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर की ताकत थी, तो यह सभी विरोधियों को दूर करने में उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त था। यहां तक अगर उनका सामना समान उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर से होता है, तो भी वे इन लोगों के विरोधी नहीं होंगे। इन लोगों के सामने ऐसा लग रहा था कि ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें लेवल और ट्रांसेंडेंट रियल्म 7वें लेवल पेपर टाइगर थे। वे बिना किसी अंतर के आसानी से हार गए। इसलिए इन युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के अनुमान सिर्फ अनुमान थे, कोई पुख्ता सबूत नहीं था। दूसरे शब्दों में, उनके वर्तमान विरोधी ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर से अधिक अपनी ताकत को उजागर करने के योग्य नहीं थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि सी कोनगहाओ अपने ट्रांसेंडेंट रियल्म 9वें स्तर की ताकत को उजागर करने वाले पहले विशेषज्ञ होंगे। परिणामस्वरूप सभी ने अंततः अपने हृदय के विचारों की पुष्टि की। युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाएं वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश कर चुके थे। वे पहले से ही फले फूले बादल सागर क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ थे। इस युग में जहां लॉ मैनिफेस्टेशन विशेषज्ञ और यहां तक हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन विशेषज्ञ भी आसानी से दिखाई नहीं देते थे, वे पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र की शीर्ष ताकतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त थे। यह कितना चौंकाने वाला था। वे कुछ ही वर्ष के थे। उनमें से सबसे पुराना 500 साल से कम पुराना था। अपने लंबे जीवन में उनके पास जीने के लिए अभी भी हजारों साल या यहां तक हजारों साल भी हो सकते हैं। वे इतने लंबे समय में पूरे फूले हुए बादल सागर क्षेत्र पर हावी हो जाएंगे। इसने कई अनुभवी ट्रांसेंडेंट रियलम विशेषज्ञों को महसूस कराया कि शायद वे वास्तव में बूढ़े थे। यहां तक उन कानून घोषणा विशेषज्ञों को भी जिन्होंने युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों को अपनी आंखों में नहीं रखा था, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शायद इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ 100 वर्षों में या यहां तक कि 1000 वर्षों में वे व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। इसमें और भी कम समय लग सकता है। निश्चित रूप से किसी ने पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश किया है। यहां तक सी कोनगहाओ भी उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश कर गया है। फिर मुझे डर है कि अन्य लोग पहले ही इसमें प्रवेश कर चुके हैं। बिना किसी ठोस सबूत के सी कोनगहाओ आसानी से अंदाजा लगा सकते थे कि पिछले कुछ सालों में ये जीनियस कितने मजबूत हो गए थे। साथ ही वे और भी उत्साहित हो गए। शुरू में हर कोई येक्शिवेन के बारे में आशावादी था। आखिरकार ये जीवेन ही थी जिसने युवराज मगरमच्छ का वध किया था। उनके शानदार युद्ध रिकॉर्ड की तुलना में अकेले क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को मारने का युद्ध रिकॉर्ड सी कोनगहाओ के पिछले गौरव को ऑफसेट करने के लिए पर्याप्त था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोनगहाओ कितना शक्तिशाली था, क्या वह युवराज मगरमच्छ को मार सकता था? यह स्पष्ट रूप से असंभव था, लेकिन येज़िवेन ने यह किया। लेकिन मौजूदा स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। सी कोनगहाओ, जिसने पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश किया था, का परिवर्तन पूरी तरह से अलग होना चाहिए। कई पुराने विशेषज्ञ समझते थे कि उत्कृष्ट क्षेत्र 8वां स्तर और उत्कृष्ट क्षेत्र 9वां स्तर एक ही अवधारणा नहीं थे। साधना के दृष्टिकोण से पारलौकिक क्षेत्र 9वां स्तर पहले से ही उत्कृष्ट क्षेत्र पूर्ण क्षेत्र था। जिस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था वह पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर के योद्धाओं की कल्पना से परे थी।
यही कारण था कि शीर्ष प्रतिभाओं ने उत्कृष्ट दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञों को हराने या मारने के बाद ऐसी सनसनी पैदा की। यह अपने आप में एक विसंगति का प्रतिनिधित्व करता था। उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर पर सी कोनघाओ और उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर पर येज़िवेन एक ही अवधारणा नहीं थे। इसलिए भले ही सी कोनघाओ को पता था कि येज़िवेन के पास क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को मारने का रिकॉर्ड था, फिर भी वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उसने उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश किया था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने अभी तक पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश नहीं किया था जब उसका वध किया गया था। हर कोई अंतर जानता था। यदि आपने मुहर से बाहर आने के बाद कोई प्रगति नहीं की होती तो आप आज मेरे लिए एक मैच नहीं होते। येशिवेन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह जानता था कि सी कोनघाओ सही था। यदि वह बिना किसी प्रगति के सीलबंद साइड से बाहर आ जाता है तो उसके पास सी कोनघाओ के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था, जिसने उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश किया था। भले ही येज़िवेन उस समय पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के साधारण विशेषज्ञों को मार सकता था, तो क्या सी कोनघाओ जैसा प्रतिभावान व्यक्ति जिसने 9वें स्तर के उत्कृष्ट दायरे में प्रवेश किया था, वह एक साधारण उत्कृष्ट दायरे के 9वें स्तर का विशेषज्ञ होगा? उन्होंने सीधे ट्रांसेंडेंटरियल 9th लेवल पीक में प्रवेश किया। हालांकि वह पहले जैसा नहीं था जब उसने पहली बार सीलबंद साइट में प्रवेश किया था। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि सीलबंद जगह से बाहर आने के बाद आप कितने मजबूत हो गए हैं। अगर आप दुनिया को झटका नहीं दे सकते हैं तो आज आपका रास्ता खत्म हो जाएगा। येज़िवेन ने दृढ़ भाव के साथ धीरे से कहा। उनकी बातों पर किसी को संदेह नहीं हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि यह बराबरी की लड़ाई थी। वास्तव में सी कोनघाओ के जीतने की संभावना अधिक थी। आखिरकार एक उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के शिखर पर था, जबकि दूसरा केवल उत्कृष्ट क्षेत्र 6ठे स्तर पर था। उनके बीच का फासला बहुत बड़ा था। येज़िवेन वास्तव में सभी क्षेत्रों को चुनौती दे सकते हैं और यहां तक क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को मार भी सकते हैं। हालांकि सी कोनघाओ का सामना करना, जो ट्रांसेंडेंटरियल 9th लेवल पीक पर था, क्या वह वास्तव में कुछ कर सकता था? कोई नहीं जानता था। यह ठीक इसी वजह से था कि यह अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित कर सका। यह येज़िवेन, मान्यता प्राप्त शीर्ष 10 विशेषज्ञ और सी कोनघाओ के बीच का द्वंद्व युद्ध था, जो पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर की ताकत दिखाने वाला पहला शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। स्विश! सी कोनघाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। तूफानी लहरों को भड़काते हुए एक हिंसक आभा तुरंत बह गई। उसके हाथ में काला जेड जैसा मुड़ा हुआ पंखा दिखाई दिया। तह पंखा अचानक खुल गया और असंख्य भयानक की ब्लेड एक पल में बह गए। वे राक्षसी लहरों की तरह एक शक्तिशाली तरीके से बह गए और बढ़ती और विशाल शक्ति के साथ येशिवेन की ओर बह गए। सी कोनघाओ पीछे नहीं हटे और सीधे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। शायद दूसरे लोग सोचते होंगे कि उसके पास ट्रांसेंडेंटरियल 9वें स्तर के रूप में जीतने का एक उच्च मौका था, लेकिन केवल वह जानता था कि येशिवेन कितना भयानक था। सील की गई जगह को छोड़ने से पहले येशिवेन पहले से ही उत्कृष्ट दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञ को अकेले ही मारने में सक्षम थी। वह बिल्कुल भी कैसे नहीं सुधर सकता था। उसे भी विश्वास नहीं हुआ। किसी भी मामले में यह एक ऐसा विरोधी था जिसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। सी कोनघाओ के हमले के तहत सभी को केवल यही लगा कि दुनिया बदल गई है। येशिवेन समुद्र में एक छोटी नाव की तरह थी जो किसी भी समय अंतहीन आंधी से पलट जाती थी। सी कोनघाओ के हमले का सामना करते हुए येशिवेन ने एक चाल चली। यहां तक उनके हाव भाव भी नहीं बदले। उसके हाथ चमकदार सुनहरी रोशनी से खिल उठे, मानो कोई अनदेखा खजाना प्रकट हो गया हो। उसने अचानक हवा के झोंके से भरे आकाश को चीर डाला। स्विश! एक पल में हवा के झोंके से भरा आकाश मौके पर अनगिनत चक्रवातों में फट गया। वे येशिवेन के शरीर के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। यह है क्या एक मजबूत भौतिक शरीर? इस लड़ाई पर ध्यान दे रहे कई विशेषज्ञ हैरान रह गए। वे अनुभवी पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ थे। उनमें से कई उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ थे। यहां तक हाफ स्टेप लॉ फेज के विशेषज्ञ भी थे। इनमें से कुछ विशेषज्ञों की पैनी नज़र भी थी। उन्होंने तुरंत देखा कि येशिवेन का शरीर कुछ हद तक हास्यास्पद रूप से मजबूत था क्योंकि वह अपने नंगे हाथों से हवा के ब्लेड का सामना करने में सक्षम था। सी कोनघाओ की लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। सी कोनघाओ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, कछुए के गोले की तरह एक प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था। उसे नहीं पता था कि कहां से शुरू किया जाए। सी कोनघाओ घबराया नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही इस तरह के हमले की उम्मीद थी कि येशिवेन के लिए कुछ भी नहीं होगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और येशिवेन के सामने झपटा। उसके हाथ में काला जेड तह पंखा अचानक खुल गया। प्रचंड हवा का प्रवाह पंखे द्वारा चलाया गया और एक धार में परिवर्तित हो गया। यह शक्ति एक लंबे भाले के समान थी। यह एक पल में विशाल आकाश में घुस गया और येशिवेन के चेहरे की ओर बमबारी की। अभी हवा के झोंके से भरे आकाश की तुलना में यह कदम कहीं अधिक खतरनाक था। अभी अभी येशिवेन ने एक बिंदु से तोड़ने की तकनीक का इस्तेमाल किया और सी कोनघाओ के हमले को आसानी से विफल कर दिया।
इससे सी कोनगहाओ को समझ में आ गया कि येशिवेन के सामने उसकी सामूहिक हत्या की चाल पूरी तरह से कमजोर थी। इस प्रकार उसने तुरंत अपने हमले को एक घातक चाल में बदल दिया। ये पागलपन से घूमता हुआ हवा का प्रवाह तुरंत येशिवेन के सामने फूट पड़ा। जैसे जैसे यह घूमता रहा, आसपास की हवा भी आकर्षित होती गई, जिससे यह हवा का प्रवाह बड़ा और बड़ा होता गया और इसकी शक्ति अधिक से अधिक भयानक होती गई। इन सब का वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन यह वास्तव में बस एक पल था। येशिवेन जरा भी नहीं हिचके। उसने अपने हाथ फैलाए और अचानक दिव्यता से संघनित एक ढाल आकाश में घनीभूत हो गई। डांग, लंबे भाले के समान हवा का प्रवाह अचानक सुनहरी ढाल पर फूट पड़ा। जोरदार टक्कर की आवाज एक बड़ी घंटी की तरह थी जो तुरंत फैल गई। शक्तिशाली वायु प्रवाह तुरंत ढह गया और अंतहीन हवा का सफाया कर दिया। अंतरिक्ष भी बेतहाशा कांपने लगा, सीधे हवा में विस्फोट हुआ। बूम! वायु प्रवाह भला बंद नहीं हुआ क्योंकि यह अवरुद्ध था। इसके विपरीत सी कोनगहाओ के नियंत्रण में यह और भी पागलपन से भर गया। भयानक शक्ति ने येशिवेन को अपना संतुलन वापस पाने से पहले आसमान में कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। येशिवेन के पास इतनी ताकत थी। हालांकि यह कुछ हद तक था क्योंकि येशिवेन को बिना तैयारी के पकड़ा गया था और बिना किसी तैयारी के उन पर हमला किया गया था। यह निर्विवाद था कि इस वायु प्रवाह की शक्ति अंतहीन थी। बूम! जब अंतहीन हवा का प्रवाह येशिवेन की डिविनिटी शील्ड दीवार में प्रवेश नहीं कर सका, तो यह अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। यह एक पर्वत धारा के फटने जैसा था। भयानक शक्ति बह गई और दुनिया एक पल में ढकी हुई लग रही थी। अच्छा नहीं है, सी कोनगहाओ अपनी अत्याचारी साधना से येशिवेन को दबाने की योजना बना रहा है। वह अपने अत्याचारी क्षेत्र की साधना से येशिवेन को पूरी तरह से कुचल देना चाहता है। इस समय किसी ने सी कोनगहाओ की रणनीति को पहचाना। अपने बल से दूसरों को दबाने का यह सबसे सरल उपाय था। उसकी साधना येशिवेन की साधना से बहुत अधिक थी। अपने बल से दूसरों को दबाना उसके लिए आसान था। क्या फायदा हुआ? यह दायरे का फायदा था। सी कोनगहाओ ने दायरे में अपने लाभ का पूरा उपयोग किया। वह पारलौकिक क्षेत्र में पूर्णता के करीब था। येशिवेन, जिसे अभी पारलौकिक स्वर्गीय लोक में प्रवेश करना था, उसकी तुलना उसके साथ नहीं की जा सकती थी। उन्होंने खुद से पूछा, यदि वे सी कोनगहाओ की जगह होते तो वे बहुत पहले ही कुचल दिए गए होते। यह कहने की बात नहीं है कि येशिवेन उससे कुछ निचले स्तर पर था। भले ही वे उसी दायरे में हो, उनके लिए इस तरह की शुद्ध शक्ति का सामना करना बेहद मुश्किल होगा। इस वजह से वे जानते थे कि सी कोनगहाओ कितना भयानक था। उनके हाथों में उनका युद्ध कौशल पहले ही शिखर पर पहुंच गया था और उन्हें एक मास्टर कहा जा सकता था। दूसरों को ताकत से दबाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुचल दो। दुर्भाग्य से तुमने गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया। हंगामे के बीच एक ठंडी आवाज निकली। अराजकता के बीच एक विनाशकारी कृपाण आभा अचानक उछली। यह हवा के साथ फैल गया और प्रज्वलित लपटें सभी दिशाओं में फैल गईं। आग की लपटों के संपर्क में आने वाली कोई भी चीज शून्य में जल जाएगी। एक पल में उग्र कृपाण आभा पहले से ही 100 फीट लंबी थी और यह सी कोनगहाओ की ओर कुचल रही थी। सी कोनगहाओ की आंखों में एक रोशनी चमकी और वह थोड़ा चौंक गया। उसने येशिवेन को दबाने के लिए अपने राज्य का भरपूर उपयोग किया और फिर भी वह असफल रहा। येशिवेन की ताकत बहुत मजबूत थी। वह नहीं जानता था कि येशिवेन को अपनी ताकत से दूसरों को दबाने के रास्ते पर चलना पसंद था। उनकी शुरुआती मार्शल आर्ट भी बेहद दबंग थी। अत्याचारी शरीर शास्त्र के साथ मिलकर यह और भी अधिक था। उसकी चाल बड़ी और बड़ी थी और वह पहले ही शिखर पर पहुंच चुका था। येशिवेन के लिए उसे इससे दबाना असंभव था। उसने किस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हालांकि उसके पास बहुत अधिक सोचने का समय नहीं था। उसने जोर से चिल्लाया और उसके शरीर में वास्तविक तात्विक ऊर्जा फूट पड़ी और उसकी सारी शक्ति हिंसक रूप से बह गई। वह सीधे तह पंखे से तूफान के एक स्तंभ को बहा ले गया और तुरंत कृपाण आभा की ओर बह गया। बूम! अचानक सेबर क्यूई और तूफान बीच हवा में जोर से टकरा गए। अनगिनत लपटों से मिश्रित एक भयानक वायु प्रवाह सभी दिशाओं में बह गया। येशिवेन की उग्र कृपाण आभा जल्दी से आधे से अधिक पिघल गई, लेकिन शेष भाग ने अपनी गति नहीं खोई और सीधे सी कोनगहाओ की ओर कटा। सी कोनगहाओ के पीछे गैसीकृत पंखों की एक जोड़ी सीधे फैल गई और अचानक फड़फड़ाए। उसके पंखों ने तुरंत एक अकल्पनीय वायु प्रवाह को बहा दिया और उसका शरीर अचानक गायब हो गया और गैसीफाइड पंखों द्वारा दूर ले जाया गया। बूम! येशिवेन की कृपाण आभा ने सीधे अखाड़े में एक बड़ा छेद कर दिया, लेकिन इसने सी कोनगहाओ को नहीं काटा। इतनी तेजी! कई लोग एक पल के लिए चकित रह गए और जब वे अपने होश में आए तो टकराव का यह दौर पहले ही खत्म हो चुका था। हालांकि सी कोनगहाओ का पलड़ा भारी नहीं हुआ, उसने येशिवेन को भी चोट नहीं पहुंचाई। सामान्य तौर पर यह बुरा नहीं था। यह भी पहली बार था जब कई लोगों ने सी कोनगहाओ की गति देखी। यह अप्रत्याशित रूप से इतनी तेज थी और येशिवेन की कृपाण पहले से ही बहुत तेज थी। इसे तेज और निर्मम कहा जा सकता है।
लेकिन वह उसे चकमा देने में सफल रहा, जिससे पता चला कि यह गति कितनी तेज थी। वायु विशेषता के नियम पर उनका शोध युवा पीढ़ी के बीच अद्वितीय होने के बिंदु पर पहुंच गया है। गति के मामले में मुझे डर है कि युवा पीढ़ी में बहुत से लोग नहीं हैं जो उससे आगे निकल सकते हैं। इस गति के साथ भले ही वह शीर्ष 10 का सामना कर ले, वह कम से कम अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा। वह वास्तव में पिछले टूर्नामेंट के शीर्ष 10 में रहने के योग्य है। उसके पास वास्तव में वही नींव है जो सामान्य लोगों के पास नहीं है। सीकोनगहाओ असली भयानक कैसे हो सकता है? असली भयानक एक शिविन होना चाहिए। सीकोनगहाओ की ताकत काबिले तारीफ है। यहाँ तक 9वें स्तर के शिखर के कई दिग्गज विशेषज्ञ भी उनके विरोधी नहीं हैं। फिर भी जब एक शिवेन का सामना कर रहे थे तो उन्होंने बढ़त हासिल नहीं की। ये कल्पना की जा सकती है कि एक शिवेन कितनी भयानक है। हालांकि दोनों केवल लड़ाई की शुरुआत में थे और उन्होंने अभी तक अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग त्रासदी के बिंदु पर नहीं किया था। हर कोई पहले से ही कुछ सुराग देख सकता था। इन दोनों में से किसी एक के शीर्ष 10 में होने की संभावना थी, लेकिन वे इस समय एक दूसरे से मिले। यह अफसोस की बात थी कि वे एक दूसरे से मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उनमें से एक भी जीत सकता है तो यह एक पिरामिडिक जीत होगी। अंत में शीर्ष 10 में प्रवेश करना भी बेकार होगा। यहाँ तक अगर कोई अन्य मजबूत विशेषज्ञों का सामना करते हुए शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता है, भले ही थोड़ी सी भी चोट लगी हो, यह अंत में एक दुर्गम अंतर में विकसित हो सकता है। जरा सी चूक और 1000 मील के अंतर का यही हाल था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि गायब होने वाला छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला हमेशा येज़िवेन के हाथों पीड़ित होता है। यह अकारण नहीं है। कई लोगों ने चुपके से आह भरी। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने भी इस समय येज़िवेन को देखा। उनके लिए येज़िवेन का प्रदर्शन जितना बेहतर था, वे उतने ही अक्षम थे और यह उतना ही शर्मनाक था। येज़िवेन इस समय मैदान में चले गए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीकोनगहाओ का पीछा करना जारी रखा, जिसने कृपान को जल्दी से चकमा दे दिया। सीकोनगहाओ की गति बेहद तेज थी, खासकर विंड विंग्स की जोड़ी को खोलने के बाद। उसकी गति अचानक सीमा तक बढ़ा दी गई थी। इस अखाड़े में सारी हवा उसके लिए बाधा नहीं बनेगी। वे उसकी गति को चरम पर पहुंचाते हुए उसका पीछा करेंगे। उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि येज़िवेन का भौतिक शरीर अद्वितीय था और उसकी ताकत और भी भयानक थी, उसके पास अद्वितीय गति भी थी। मार्शल आर्ट की दुनिया में केवल गति ही अपराजेय थी। इस सत्य पर उनका दृढ़ विश्वास था। इसलिए उन्होंने बहुत समय पहले पवन विशेषता के नियम का अध्ययन करना शुरू किया था। अब तक उनकी गति युवा पीढ़ी के बीच बेजोड़ कही जा सकती थी। उनके सामने युवा विशेषज्ञ भी रफ्तार के मामले में शायद उनकी बराबरी नहीं कर पाए। यही उनका ट्रम्प कार्ड भी था। यही कारण भी था कि उसने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से राक्षसी कृपाण छीनने का साहस किया। हालांकि वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का विरोधी नहीं हो सकता था, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उसका कुछ नहीं कर सकता था। इसके विपरीत क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को हर समय उसके द्वारा परेशान किया जाता। जैसे ही वो एक शिवेन पर बैकहैंड से पलटवार करना चाहता था, उसने देखा कि एक शिवेन की आकृति लगभग एक सुनहरी रोशनी में बदल रही है। येज़िवेन एक कदम में उसके साथ हो गई। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। एक शिवेन की गति जरा भी धीमी नहीं थी। यह स्पीड उनकी उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी गति इतनी तेज कैसे हो सकती है? उनके हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। मार्शल आर्ट की राह में अनगिनत कांटे थे। यह कहा जा सकता है कि 3000 ग्रेट दांव्स थे और उनमें से हर एक दांव को साबित कर सकता था। हालांकि यह ठीक था, क्योंकि दांव को साबित करने के बहुत सारे तरीके थे कि कोई भी सभी मार्शल आर्ट की चरम सीमा तक साधना नहीं कर सकता था। विशेषकर जब उन्होंने इस स्तर तक साधना की थी तो ऑलराउंडर जैसी कोई चीज नहीं थी। सभी को तोड़ने के लिए एक पहलू चुनना था। कोई अपवाद नहीं था। भले ही कुछ लोग स्वर्ग से भेजे गए जीनियस हों जो सभी पहलुओं में बहुत मजबूत प्रतीत होते हों और उनमें कोई कमी न हो, फिर भी उनके लिए सभी समान होना असंभव था। एक पहलू ऐसा होना चाहिए जो दूसरों से बहुत आगे निकल गया हो, क्योंकि एक योद्धा का जीवन काल सीमित था और रास्ते बहुत विशाल थे। भले ही एक सामान्य व्यक्ति किसी भी रास्ते का अध्ययन करे, वह अपने जीवनकाल में शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। सभी रास्तों को एक साथ आगे बढ़ाना तो दूर की बात है, यह बिल्कुल असंभव था। यह एक व्यक्ति के जीवनकाल द्वारा निर्धारित किया गया था। इसके अलावा ये युवा योद्धा एक ऐसे रास्ते पर चलने में सक्षम थे जिस पर अन्य लोग कुछ 100 वर्षों में हजारों वर्षों तक नहीं चल सकते थे और छलांग और सीमा से आगे बढ़ सकते थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने विशेषज्ञता को चुना। केवल जब वे ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे सादृश्य द्वारा समझने पर विचार करेंगे और उनकी अन्य समझ स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अधिकांश लोगों का यही मार्ग भी था। हालांकि वह नहीं जानता था कि येज़िवेन के पास रहस्यमय स्थान और ज्ञानवर्धक मन वाला प्राचीन वृक्ष है। इन दो धोखेबाज अस्तित्वों ने उनके ज्ञान को खाने और पीने के पानी के समान सरल बना दिया। विशेष रूप से वह रहस्यमय स्थान एक बड़े कंप्यूटर की तरह अधिक था।
यह हर चीज का विस्तार से विश्लेषण कर सकती थी और उसे येशिवेन के सामने पेश कर सकती थी। इसलिए दूसरों की दृष्टि में साथ साथ चलना असंभव था। हालांकि येशिवेन की नज़र में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा थी, उसके लिए हाथ से हाथ मिलाना कोई समस्या नहीं थी। यहाँ तक अगर वह साथ साथ चलता था तो यह विशिष्ट लोगों की तुलना में बहुत तेज था। यह लाभ समय के साथ अधिक से अधिक परिलक्षित होगा क्योंकि उसकी खेती उच्च और उच्चतर होती गई। क्योंकि मार्शल आर्ट के अंत में यदि अभी भी केवल विशेषज्ञता रह गई होती तो एक गतिरोध में चलना आसान था। उसे सादृश्य द्वारा समझने की भी आवश्यकता थी। यह बिल्कुल घर बनाने जैसा था। न केवल इसे एक निश्चित डिज़ाइन की आवश्यकता थी, बल्कि इसे पूरा करने के लिए सिविल और लकड़ी सामग्री, यांत्रिकी, इंटीरियर डिज़ाइन और अन्य पहलुओं में दक्षता की भी आवश्यकता थी। मार्शल आर्ट की खेती के लिए भी यही सच था। ठीक उस महान दानव राजा की तरह जिसके बारे में येमो ने उसे बताया था। हालांकि वह कीमिया में अच्छा नहीं था, फिर भी वह जो कुछ भी परिष्कृत करता वह एक अद्भुत अमृत होता। यह सिर्फ इतना था कि ज़्यादातर लोग कानून घोषणा पत्र के दायरे में प्रवेश करने के बाद सादृश्य द्वारा समझने पर विचार करना पसंद करेंगे। हालांकि येशिवेन पूरे रास्ते में साथ साथ चलते रहे, इसलिए जब उन्होंने कानून प्रकटीकरण क्षेत्र में साधना की तो यह औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत आसान हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य लोग अन्य भागों को समझना बंद कर सकते थे, लेकिन वह उन्हें पहले ही समझ चुका था। येशिवेन, जो हाथ से हाथ मिलाकर चल सकते थे, को भी अपने साथियों के बीच एक फायदा था। यह मूलभूत कारण था कि वह उन लोगों को चुनौती दे सकता था जो उच्च स्तर पर थे। विरोधी चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उनकी अपनी कमियां थीं और इनमें से अधिकांश कमियां येशिवेन जितनी अच्छी नहीं थीं। मेरा मुक्का लो। येशिवेन ने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया। अनगिनत तारे उस पर उलझे हुए थे और तुरंत एक तारे में बदल गए। एक पल में अंतहीन हवा एक पल में ढह गई और फिर उसने अचानक अपनी मुट्ठी बाहर निकाल दी। बूम! जहां भी तारा गुजरा वहां प्रभाव की भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। अंतरिक्ष को तुरंत बंद कर दिया गया था और एक बेहोशी का एहसास हुआ जिसने सीकोनगाह को महसूस कराया कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस समय उन्होंने वास्तव में चखा कि अपनी शक्ति से लोगों पर अत्याचार करने का क्या मतलब है। पहले उसने लोगों को अपनी ताकत से दबाने के लिए अपने उच्च दायरे पर भरोसा किया था। हालांकि इस समय वह वास्तव में समझ गया था कि अपनी शक्ति से लोगों पर अत्याचार करने का क्या मतलब है। यह लोगों को दबाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की तुलना में उच्च स्तर की समझ थी। हालांकि यह बहुत तेज नहीं लग रहा था, लेकिन भारी भावना ने उसे इतना घुटन महसूस कराया कि वह खून की उल्टी करना चाहता था। यह ऐसा था मानो वह स्वर्ग की सजा का सामना कर रहा हो। वह जहां से भागे वह व्यर्थ था। शक्तिहीनता की भावना एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे मंटिस की भावना की तरह थी। मूल रूप से उनकी राय में इस आभा का उपयोग उन लोगों से निपटने के लिए किया जा सकता था जो उनसे कमजोर थे। इसका इस्तेमाल उन लोगों पर अत्याचार करने के लिए किया जा सकता था जो बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण करने में उससे बहुत कमजोर थे। हालांकि येशिवेन जैसे किसी व्यक्ति को देखना दुर्लभ था जिसने अपने से ऊंचे लोगों को बलपूर्वक दबाने का साहस किया। दुर्भाग्य से वह येशिवेन की आभा से दब गया था। ग्रैंडस्टैंड में कई लोगों की नज़र में यह स्थिति बेहद अजीब थी। येशिवेन की मुट्ठी करीब और करीब आ रही थी, लेकिन सीकोनगाह बॉडी फिक्सिंग तकनीक के प्रभाव में लग रहा था और हिल भी नहीं पा रहा था। इस समय क्षेत्र में सीकोनगाह के अलावा क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में केवल लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के विशेषज्ञों ने कुछ सुराग देखे। अचानक कई विशेषज्ञों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ भयावह अभिव्यक्ति दिखाते हुए। वे बहुत स्पष्ट थे कि आभा वास्तव में क्षेत्र का प्रारंभिक रूप है। क्या उस तरह की आभा नहीं थी जिसने प्रतिद्वंद्वी को इस हद तक दबा दिया कि वह क्षेत्र के प्रारंभिक रूप को स्थानांतरित करने में असमर्थ था। यह कहते हुए कि भले ही बहुत से लोगों ने अपने क्षेत्र को संघनित किया हो, फिर भी इस हद तक आभामंडल का प्रयोग करना असंभव था। यह युवक सरल नहीं है। लानत है, इंसानों में इतना टैलेंटेड इंसान कैसे हो सकता है। हम उसे जीवित नहीं रहने दे सकते। हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि गुई युआन संप्रदाय उसके लिए लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के साथ लगभग बाहर हो गया। उसके पास वास्तव में उसका मूल्य है। विधि घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञों के चेहरों पर भाव नहीं बदले, लेकिन उनके मन में हर तरह के विचार थे। नहीं, मैं इस तरह नहीं जा सकता। सीकोनगाह के दिल में चीख उठी। उसने तुरंत अपनी जीभ की नोक काट ली और एक तीव्र दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसके शरीर में खून जल रहा था और उसने अचानक ब्लैक जेड फोल्डिंग फैन पर मुंह भर खून थूक दिया। गर्जन! गुस्से में जानवर की दहाड़ तह पंखे से बह गई। एक भयानक शातिर पशु आभा तह पंखे से बह निकला, उसके बाद एक विशाल जानवर का पंजा उसमें से निकल गया। यह एक विशाल पंजे की तरह था जो आकाश को नष्ट कर सकता था, तुरंत येशिवेन की मुट्ठी पकड़ लेता था। बूम! आकाश में सभी ने केवल एक जोर का धमाका सुना। विशाल जानवर का पंजा और येशिवेन पहले मौके पर ही फट गए।
भयानक विस्फोट के बाद हवा की लहरों की परतों में बदल गया जो बह गई। पूरा अखाड़ा नष्ट हो गया था जिसे पहचाना नहीं जा सकता था, और यहाँ तक अखाड़े को अलग करने वाला स्थान भी ढहने के कगार पर था। अतीत में यह असंभव होता, लेकिन इस साल की प्रतियोगिता में ही ऐसी स्थिति आएगी। पिछले सत्रों में यदि कोई उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर का विशेषज्ञ था तो चैंपियन लगभग तय हो गया था। उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा करना दूसरों के लिए असंभव था। लेकिन केवल इसी सत्र में अनगिनत विशेषज्ञ सामने आए। पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ जो अतीत में हावी हो सकते थे, बड़ी मुश्किल से लड़ रहे थे। उन्होंने संघर्ष करने के लिए अपने रक्तसार को जलाने में संकोच नहीं किया। ऐसा नहीं था कि सीकोनगहाओ काफी मजबूत नहीं था। आखिरकार वह अतीत में युवा पीढ़ी के नंबर 1 विशेषज्ञों से कमतर नहीं था। लेकिन इस पीढ़ी के स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ भी असामान्य थे, विशेष रूप से ये ज़िवेन। वह सभी असामान्य विशेषज्ञों में सबसे असामान्य था। इसलिए अतीत में पिछले सत्रों के विशेषज्ञों की ताकत के अनुसार प्रबलित क्षेत्र इस समय पूरी तरह से अपर्याप्त था। यह भी 6 अधिपति बलों की अपेक्षाओं से परे था। यह बहुत मजबूत है, अनगिनत लोगों ने अपने दिल में सोचा। दोनों के युद्ध से अखाड़ा नष्ट होने वाला था। यह केवल येज़िवेन और सीकोनगहाओ के बीच की लड़ाई थी। सभी की नज़र में यह टॉप 10 और टॉप 22 के बीच की लड़ाई थी। यदि यह शीर्ष 10 के बीच की लड़ाई होती तो यह कितनी तीव्र होती। अंतहीन धुआं और धूल एक चक्रवात में बह गया और सीधे आकाश में चला गया। यहाँ तक उसने सबकी नज़रें भी रोक लीं। धुएं और धूल में हर कोई केवल एक विशाल आकृति को पतली हवा से सबके सामने प्रकट होते हुए देख सकता था। बड़ी मुश्किल से धुआं और धूल छंट पाए। तभी भीड़ ने देखा कि अखाड़े पर हवा के अनगिनत तत्व संघनित होकर पहाड़ जैसे विशाल जानवर में बदल गए थे, जिससे मूल रूप से विशाल अखाड़ा अचानक बहुत सनकरा हो गया था। यह क्रूर जानवर सफ़ेद और कुछ हद तक पारभासी था। इसका एक क्रूर चेहरा और नुकीले थे। उसके अंग बलवंत और शक्तिशाली थे और उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। केवल एक चीज़ जो थोड़ी आश्चर्यजनक थी वह यह थी कि उसका बायां अगला पंजा वास्तव में चला गया था। यह कहा जाना चाहिए कि इसे किसी ने नष्ट कर दिया था। इस समय हर किसी को आखिरकार अभी जानवर के पंजे और तारे का झटका याद आया और तुरंत समझ गया। ये ज़िवेन ने किया। भयानक आभा बिखेर रहे खूंखार जानवर को देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्रूर जानवर के सामने के पैरों में से एक को खत्म करने के लिए हमले की कितनी भयानक आवश्यकता थी। ये ज़िवेन जिसने यह सब किया था, उसकी नाक सिकुड़ी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता चला था कि उसका मुक्का वास्तव में पूरे जानवर का सफाया करने में विफल रहा था। यह पहले से ही उनकी अपेक्षाओं से कुछ अधिक था। यद्यपि यह जानवर हवा के गुण तत्वों से बना था, कठोरता के मामले में यह सोने और लोहे से कहीं अधिक मजबूत था। एक सामान्य व्यक्ति इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सीकोनगहाओ के पीले चेहरे को देखकर ये ज़िवेन तुरंत समझ गए कि यह सीकोनगहाओ का छिपा हुआ तुरुप का पत्ता होना चाहिए। ये ज़िवेन, तुम सच में मजबूत हो, बहुत बहुत मजबूत। जब आप सीलबंद भूमि में थे उसकी तुलना में एक ही सांस में आपका उल्लेख नहीं किया जा सकता। सीकोनगहाओ खड़े हुए और थोड़ा अनिच्छा से कहा, लेकिन इस बार मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, विशाल शातिर जानवर का बायां अगला पंजा थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो गया, जैसे कि वह कभी घायल नहीं हुआ हो। इस तथ्य के कारण कि वह एक भौतिक इकाई नहीं था, चोट की यह डिग्री वास्तव में नगण्य थी। ये ज़िवेन ने सीकोनगहाओ के हल्के पीले चेहरे पर नजर डाली और थोड़ा सा भौहें चढ़ा लीं। वह इस जानवर को नहीं मार सका। इससे निपटना सबसे कठिन था। स्विश! अचानक वह शुभ जानवर चला गया। उसके 4 पंजों ने आकाश में हवा को गिरा दिया और वह तुरंत ऊपर चला गया। एक पल में ये पहले ही ये ज़िवेन के सामने आ चुका था। वह भयानक रूप किसी का भी दम घुटने के लिए काफी था। यह पंजा खुल गया था, ग्रेट स्टॉर्म हैंडप्रिंट। यह एक विशाल हस्तचिन्ह में बदल गया और नीचे दबा दिया। तो ज़िवेन का चेहरा बदल गया। उसने इस शातिर जानवर से मार्शल आर्ट जानने की उम्मीद नहीं की थी। प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ अवतार की तुलना में इससे निपटना कहीं अधिक कठिन था। जब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ में अवतार लिया, हालांकि उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था, उसका दिमाग स्पष्ट नहीं था। इसलिए ताकत में सुधार उतना भयानक नहीं था जितना कि सतह पर लगता था। हालांकि यह शातिर जानवर अलग था। यह मार्शल आर्ट का उपयोग भी कर सकता है। ग्रेट स्टॉर्म हैंडप्रिंट्स के इस सेट ने आसपास के अनगिनत तूफानों को इकट्ठा किया और उन्हें एक साथ जारी किया। यह भयानक था, यहाँ तक कि आकाश में भी प्रवेश किया जा सकता था। हालांकि एक ज़िवेन ने इस पंजे को चकमा दे दिया था, लेकिन इस शातिर जानवर का स्पष्ट रूप से ये ज़िवेन को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। इसने सीधे एक ज़िवेन पर फिर से वार किया। विशाल जानवर के पंजे ने ग्रेट स्टॉर्म हैंडप्रिंट को खोल दिया और फिर से पटक दिया। बूम बूम बूम! शातिर जानवर का विशाल पंजा लगातार नीचे पटक रहा था। हर बार पूरे क्षितिज को नग्न आंखों से देखे जाने वाले तरीके से ढहते हुए देखा जा सकता था।
ये जिवेन बस चकमा देती रही और वापस नहीं लड़ी। एक आदमी और एक अशुभ जानवर बेहद तेज थे। ये जिवेन ने लगातार जमीन पर कदम रखा और उनका फिगर अचानक बहुत तेज गति से क्षैतिज रूप से हिलने लगा। हर बार वह बालों की चौड़ाई से इस अशुभ जानवर के पंजे से बचने में सक्षम था। ये शिवेन की गति बहुत तेज थी। उनका फिगर क्षैतिज रूप से बेहद तेज गति से घूम रहा था। हालांकि वह अशुभ जानवर एक छोटी पहाड़ी की तरह दिखता था, लेकिन वास्तव में यह वायु तत्वों से बना था। इसका शरीर बहुत हल्का था लेकिन बहुत तगड़ा था। उसी तरह इसकी गति भी बेहद तेज थी। हवा से तेज क्या हो सकता है? उस अखाड़े में एक आदमी और एक खूंखार जानवर तेजी से उड़े। हालांकि यह अखाड़ा छोटा नहीं था, यह इस स्तर के विशेषज्ञों के लिए एक छोटे से बॉक्स से लगभग अलग नहीं था। इस अखाड़े में एक दूसरे का पीछा करने की तो बात ही छोड़िए, इतनी बड़ी ताकत के साथ वे आसानी से उड़ सकते थे। हालांकि जब दोनों पक्षों ने अखाड़े में एक दूसरे का पीछा किया तो छोटा अखाड़ा लगभग तुरंत परिलक्षित हुआ। कोई रास्ता नहीं। क्या ये जिवेन हारने वाली है? वह पूरी तरह से नुकसान में है। उसका केवल लगातार पीछा किया जा सकता है। उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। अचानक बहुत से लोग चिल्लाए। शुरू में हर कोई ये शिवेन के बारे में अधिक आशावादी था। लड़ाई की शुरुआत से ही ये जिवेन का पलड़ा हमेशा भारी रहा। लेकिन अब उन्होंने पाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अचानक बहुत से लोग चिल्लाए। शुरू में हर कोई ये शिवेन के बारे में अधिक आशावादी था। लड़ाई की शुरुआत से ही ये जिवेन का पलड़ा हमेशा भारी रहा। लेकिन अब उन्हें पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जिवेन केवल चकमा दे रही थी। हालांकि हर किसी ने उस शातिर जानवर की राक्षसी क्रूरता को भी महसूस किया था। ये जिवेन द्वारा क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का वध करने की क्रूरता उनके दिमाग में गहराई से बैठी हुई थी। दूसरे शब्दों में यह कहा जाना चाहिए कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की सैकड़ों वर्षों की प्रतिष्ठा सभी के दिलों में उतर गई थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को मारने वाले ये जिवेन को स्वाभाविक रूप से यह क्रूरता विरासत में मिली थी। इसलिए यह इतना भी नहीं था कि यह अविश्वसनीय था कि एक शिवेन नुकसान में होगी। यह अधिक अविश्वसनीय था कि एक विशेषज्ञ जो क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का वध कर सकता है, सीकोंगहाओ के साथ लड़ाई में नुकसान में होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीकोंगहाओ के पास इस तरह का तुरुप का इक्का होगा। अगर ये जिवेन सावधान नहीं रहे तो उन्हें वास्तव में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। दुर्भाग्य से इस कदम के सामने ऐसा लगता है कि एक शिवेन के पास वापस लड़ने की ताकत नहीं है। वह पिछले टूर्नामेंट के शीर्ष 10 में रहने का हकदार है। इस नींव और इस ताकत के साथ अगर उसने इन राक्षसी प्रतिभाओं का सामना नहीं किया तो वह निश्चित रूप से अब चैंपियन होगा। बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार बात सीकोंगहाओ की ओर मुड़ गई। लेकिन हर कोई सुराग नहीं देख सका। बेवकूफ क्रोकोडाइल शैडो, जिसने अभी अभी मैच खत्म किया था, ने ये जिवेन और सीकोंगहाओ की ओर ठंडी निगाह से देखा जो नीचे लड़ रहे थे। क्या हुआ? क्या एक शिवेन के लिए हारना अच्छा नहीं है? हमने इस बच्चे से बहुत कुछ सहा है। हमें यह देखकर खुश होना चाहिए कि उसका नुकसान हुआ है। उसके बगल में लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ ने कुछ संदेह के साथ कहा। उसके दिल में सही और गलत हमेशा बहुत सरल था। ये जिवेन को नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए उसे चाहिए खुश रहो। मगरमच्छ की छाया बहुत खुश नहीं लग रही थी। तुमने केवल ये जिवेन को उस शातिर जानवर के हमले के तहत लगातार पीछे हटते हुए देखा था, लेकिन क्या तुमने नहीं देखा कि ये जिवेन का चेहरा लाल नहीं था और उसकी सांस फूली नहीं समा रही थी? यहाँ तक उसके कदम भी खराब नहीं हुए थे। शातिर जानवर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन ये शिवेन अभी भी आराम से है। क्या तुम इतनी साधारण सी बात भी नहीं देख सकते? मगरमच्छ छाया ने अपना सिर हिलाया और निराश होकर कहा। अब लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले में वास्तव में कोई प्रतिभा नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की मौत के बाद उन्होंने जल्दी से उसे बाहर धकेल दिया। यह न केवल शीर्ष 100 सूची के कारण था, बल्कि इसलिए भी कि कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ई होंग, ई यंग और अन्य, जिनमें कुछ क्षमता थी, ये जिवेन के हाथों एक के बाद एक मरते गए। उनके पास उसे बाहर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए क्रोकोडाइल शैडो ने ये जिवेन की गति को धन्यवाद दिया। वास्तव में ऐसा ही था। इन लोगों की तुलना में जो ये जिवेन के दुर्भाग्य का आनंद ले रहे थे, वह आगे देख सकता था। वह यह भी देख सकता था कि एक शिवेन ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, उसे अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। यह अशुभ जानवर राजसी लग रहा था, लेकिन अगर यह एक शिवेन को नहीं पकड़ सका तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। यह कहा जा सकता है कि सीकोंगहाओ का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता दोषरहित होना चाहिए। चाहे वह ताकत हो या गति, इस गैसिफाइड शातिर जानवर को चरम पर पहुंचने के लिए कहा जा सकता है। दुर्भाग्य से उसे येक शिवेन जैसे संकी का सामना करना पड़ा। येक शिवेन की गति तेज थी। साधारण लोग उसकी गति को पकड़ नहीं पाते थे। यह क्रूर जानवर भी नहीं, यह क्रूर जानवर भी पवन तत्व से संघनित नहीं है। यह असंभव है। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? जहरीला यंग मास्टर ने आश्चर्य से कहा। उसने अभी अभी अपने प्रतिद्वंदी को मात दी थी।
इसका वर्णन करने के लिए समाधान शब्द का उपयोग करना उचित नहीं था। यह कहा जाना चाहिए कि दूसरे पक्ष ने सीधे आत्मसमर्पण कर दिया। जहरीले यंग मास्टर का सामना करते हुए अगर वे सावधान नहीं रहे तो उन्हें जहर देकर मार दिया जा सकता है। वे जहरीले यंग मास्टर के साथ लड़ाई जारी रखने की हिम्मत कैसे करेंगे? वह एक शिवेन की लड़ाई के बारे में भी चिंतित था, इसलिए वह जल्दी में लड़ाई खत्म करने के बाद दर्शक स्टैंड पर लौट आया। अगर यह एक साधारण लड़ाई होती तो उसे देखने का मूड भी नहीं होता। वह जानता था कि ये लोग एक शिवेन की युद्ध शक्ति का 10वां हिस्सा भी जबरदस्ती नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब यह अलग था। उसका प्रतिद्वंद्वी सी कोंगहाओ था, और यह प्रतिद्वंद्वी भी उस प्रकार का प्रतिद्वंद्वी था जिसने उसे सिरदर्द दिया था। पिछले टूर्नामेंट में शीर्ष 10 में से एक के रूप में वह सी कोंगहाओ को कम नहीं आंकेगा। इसके अलावा उसके नश्वर शत्रु ये जिवेन के अलावा सी कोंगहाओ की क्षमता उस पर सबसे शक्तिशाली संयम थी। जहरीला यंग मास्टर सी कोंगहाओ के शरीर के करीब नहीं जा सका, इसलिए सी कोंगहाओ को जहर देकर मारने की उसकी योजना एक मजाक बन जाएगी। इसलिए हालांकि सी कोंगहाओ की ताकत उससे कम थी, जहरीला युवा मास्टर वास्तव में बाकी सभी की तुलना में सी कोंगहाओ से अधिक डरता था। इस वजह से उनकी राय में यह लड़ाई एक भयंकर होनी चाहिए। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। ये जिवेन ने इस लड़ाई में एक मजबूत युद्ध शक्ति भी दिखाए। हालांकि जब उसने देखा कि एक शिवन हमेशा कुशलता से अपने हमलों को चकमा दे रहा है तो वह अचानक बहुत उदास और भयभीत महसूस करने लगा। हालांकि वह अपने दिल में कुछ खुश भी था। सौभाग्य से वो एक शिवेन के साथ लड़ने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। अन्यथा यहाँ तक किसी कोंगहाओ जो पवन तत्व की खेती में माहिर थे ये जिवेन को पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे, उसे तो छोड़ ही दें। यह अभी भी जल्दी है। देखो और इंतजार करो। कुछ युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ जिन्होंने अपनी लड़ाई पहले ही समाप्त कर ली थी इस समय इसी तरह के निर्णय किए, और इस समय युद्ध के मैदान में अंततः एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ। ये जिवेन जो लगातार चकमा देती दिख रही थी आखिरकार रुक गई। मैंने आपके ग्रेट स्टॉर्म हैंडप्रिंट के माध्यम से देखा है। चलो यहाँ रुकें। ये जिवेन ने दहाड़ा और तुरंत आगे की ओर झपटी। ग्रेट स्टॉर्म हैंडप्रिंट को हथियाने के लिए उसने अचानक अपनी मुट्ठी को उड़ा दिया। बूम! ये जिवेन की मुट्ठी एक सुई की तरह थी जो अशुभ जानवर में चुभ रही थी, सुनहरे दिव्य प्रकाश के साथ खिल रही थी, तुरंत पूरे आकाश को रोशन कर रही थी। ये जिवेन की मुट्ठी अचानक ओमिनस बीस्ट के पंजे में लगी जो लोहे की तरह सख्त था और अचानक उसमें से निकल गया। टकराना! पूरा जानवर अचानक एक गुब्बारे की तरह फट गया और एक विशाल वायु प्रवाह तुरंत शक्तिशाली तरीके से बह गया। इस समय ये जिवेन का फिगर एक बार फिर सी कोंगहाओ के सामने आ गया था और उसकी मुट्ठी का भारी दबाव तुरंत कुचल गया। मैं हार मानता हूँ। इस समय सी कोंगहाओ ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। उसके पीले चेहरे पर कुछ बेबस मुस्कान थी। उसने ये जिवेन को देखा और शब्द दर शब्द कहा, मैं हार मानता हूँ। सी कोंगहाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ ये शिवेन को बेबसी से देखते हुए कहा। वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी लेकिन वो फिर भी ये शिवेन को नहीं हरा सका। ये जिवेन एक अथाह गड्ढे की तरह थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश कर ली हो वो एक शिवेन को हरा नहीं सका। भले ही उसने चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह ये जिवेन का विरोधी नहीं था। ये जिवेन ने उसकी कमजोरी को देखा और उसे पूरी तरह से हरा दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ये जिवेन ने आसानी से गैसीकृत जानवर को हरा दिया, केवल वह जानता था कि आम लोगों के लिए ऐसा करना असंभव था। भले ही उनका सामना क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से हुआ हो लेकिन उन्हें भरोसा था कि वह उनसे लड़ सकते हैं। यह अफसोस की बात थी कि उसका सामना एक शिवेन जैसे सनकी से हुआ। यदि यह कोई और होता तो वे इतने पूर्ण नुकसान में नहीं होते। अन्य लोगों की नज़रों में उसका पलड़ा भारी था लेकिन केवल वह ही जानता था कि शुरू से अंत तक एक शिवेन उसकी नाक से नेतृत्व कर रहा था। उसका पलड़ा भारी नहीं था, वह शुरू से अंत तक पूरी तरह से नुकसान में रहा था। लेकिन इस बार मेरे पास भी कुछ अंतर्दृष्टि है। यदि मैं भविष्य में कानून घोषणा क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं तो यह भाई का श्रेय होना चाहिए। सी कोंगहाओ ने मुट्ठी बांधकर कहा। ये जिवेन की गति का उपयोग एक अत्यंत शानदार स्तर पर पहुंच गया था जिससे उन्हें एक नया डोमेन प्राप्त करने की अनुमति मिली। उन्हें अपने स्वयं के डोमेन को संघनित करने का थोड़ा और अनुभव भी था। हालांकि दोनों का अंत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन इस बार ये जिवेन की सी कोंगहाओ की हार ने फिर से एक बड़ी प्रतिक्रिया का कारण बना। वे दोनों सभी की नज़रों में युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ थे। इन दोनों ने अतीत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की थीं। ये जिवेन ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का वध किया और सी कोंगहाओ ने सभी की कल्पना से परे उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर की ताकत दिखाई। यह कहा जा सकता था कि उनमें से किसी एक का जीतना सामान्य बात थी, लेकिन यह भी इस वजह से था कि जो भी जीतता वह सभी को हैरान कर देता। हर किसी की नज़र में शायद हार की स्थिति सभी के लिए सबसे स्वीकार्य परिणाम था। और ये जिवेन ने सी कोंगहाओ को इतनी आसानी से हरा दिया था।
किसी को पता होना चाहिए कि सी कोनगहाओ पिछले साल शीर्ष 10 रैंकर्स में से एक था। इस साल वह कम से कम शीर्ष 20 रैंकर्स में से एक था, लेकिन ये ज़िवेन ने वास्तव में उसे हरा दिया था। आखिरकार ये ज़िवेन कोई युवा नायक नहीं था जो लंबे समय से प्रसिद्ध था। यह सामान्य होता अगर उसकी जगह पेई जिंगचेन जैसे किसी व्यक्ति को लिया जाता। हालांकि हर कोई देख सकता था कि ये शिवेन की उपलब्धियां भाग्य के कारण नहीं थीं। उन्होंने अपने बल पर भरोसा करके उन्हें हासिल किया था। यहां तक सी कोनगहाओ को हराने के लिए भी उसे अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सी कोनगहाओ के तुरुप के पत्ते को सिर्फ एक साधारण चाल से हरा दिया था। अधिक से अधिक उसने सिर्फ अपने कौशल का प्रदर्शन किया था और जानवर की कमजोरी पर हमला किया था। इस साधारण से दिखने वाले युवक के पास कितने तुरुप के पत्ते थे, वह कितनी दूर जा सकता था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे आशावादी थे या नहीं। 9वां दौर बहुत जल्दी समाप्त हो गया था। 9वें दौर में प्रवेश करने के लिए सभी प्रमुख विशेषज्ञ पूरी कोशिश कर चुके थे। हालांकि प्रतियोगिता अधिक समय तक नहीं चली। ये ज़िवेन का मैच लंबा माना जा रहा था। तथाकथित शीर्ष 10, जिसके बारे में हर कोई आशावादी था, ने 9वें दौर में एक दूसरे का सामना करने से पहले अपनी लड़ाई जल्दी समाप्त कर दी थी। यहां तक उनका सामना उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ से भी हुआ। हालांकि प्रतिद्वंदी एक योद्धा था जिसने अभी अभी उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश किया था। वह सी कोनगहाओ से तुलनीय नहीं था, इसलिए सी कोनगहाओ के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ इसने बहुत अधिक हंगामा नहीं किया। 9वें दौर की तुलना में 10वां दौर असली परीक्षा थी। केवल पास होने वाले ही शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते हैं। शेष लोगों में याओ qian जैसे भाग्यशाली लोगों को छोड़कर उनमें से लगभग सभी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। बाकी बचे 15 लोगों में से एक बाय होना तय था। यह व्यक्ति वास्तव में ये ज़िवेन की बारी थी। यह व्यवस्था अप्रत्याशित थी और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वे ये ज़िवेन को पसंद करते थे या नापसंद करते थे, किसी को भी ये ज़िवेन की ताकत पर शक नहीं था। यहाँ तक अगर वह अपनी असली क्षमता पर भरोसा करता तो वह आसानी से शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता था। शेष 14 लोगों में से केवल 7 शीर्ष 10 में आगे बढ़ेंगे। फिर शेष 7 लोगों में से शीर्ष 10 के उम्मीदवारों के रूप में पिछले 8 लोगों के साथ 2 विजेताओं का फैसला किया जाएगा। उनके बीच की रैंकिंग एक एक करके निर्धारित करनी होगी। ये शिवेन के लिए बाय मिलना दुर्लभ था। वह उस स्थिति पर हंस सकता था जब ये लोग लड़ते थे। फले फूले बादल सागर क्षेत्र में युवा उन्नत गणित विशेषज्ञों में ये सर्वश्रेष्ठ थे। उनमें से प्रत्येक एक शीर्ष विशेषज्ञ था। उनमें से किसी एक से निपटना बहुत मुश्किल था। निस्संदेह ये शिवेन के लिए उनकी लड़ाई को पहले से देखने का यह एक दुर्लभ अवसर था। इसके अलावा यह समान स्तरों की लड़ाई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंत में केवल 7 लोग ही आगे बढ़ सके। दूसरे शब्दों में, जिन विरोधियों के बारे में ये ज़िवेन बहुत चिंतित थे, उनमें से कम 4 को लड़ना होगा। इस तरह की शीर्ष स्तर की लड़ाई बहुत कम देखने को मिली थी। 10वें राउंड में ये ज़िवेन बिना बाई के सबसे पहले आगे बढ़ने के अलावा याओ qian सबसे तेज अपनी लड़ाई खत्म करने वाली थी। उसका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि पिछले चैंपियन यंग मास्टर सी ड्रैगन था। याओ qian मूल शीर्ष 50 से शीर्ष 20 तक आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए पहले से ही बहुत संतुष्ट था। हालांकि इसमें थोड़ा भाग्य शामिल था। वह और किस बात से असंतुष्ट हो सकती है? यदि अंतर थोड़ा कम होता तो इसे एक दोस्ताना मैच माना जाता। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके और यंग मास्टर सी ड्रैगन के बीच की खाई एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई थी। यंग मास्टर सी ड्रैगन के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना नामुमकिन था। उससे लड़े तो भी बेकार था। अब ये ज़िवेन के 3 के समूह में मैदान पर अभी भी एकमात्र बाय हनमो थी। बाय हनमो का विरोधी कोई और नहीं बल्कि जहरीला युवा मास्टर था। तुम उस ये ज़िवेन के साथ हो, मैं तुम्हें जानता हूं, जहरीला युवा मास्टर ने धीरे से कहा। उसकी आंखें हरी जहरीली गैस से चमक उठी, कुछ बुरी लग रही थीं। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, बाय हनमो ने कौन हो तुम जैसे भाव से कहा। जहरीले यंग मास्टर के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। उसने बाय हनमो को उसी जानलेवा इरादे से देखा, न केवल ये ज़िवेन के लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी। ये बच्चा ये ज़िवेन जितना ही परेशान करने वाला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बाद में जानेंगे कि मैं कौन हूँ, जहरीले युवा मास्टर ने ठंडेपन से कहा। उसका फिगर अचानक एक जहरीली धुंध में बदल गया और गायब हो गया। अगले सेकंड में वह बाय हनमो के सामने आया। हालांकि उसकी गति एक शिवेन की तरह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी। एक ऐसे योद्धा के लिए यह असंभव था जिसने इस स्तर तक साधना की थी, उसमें कोई स्पष्ट कमी होना असंभव था। यदि कोई कमी थी भी तो यह इस बात पर निर्भर करता था कि उसकी तुलना किससे की गई थी। ताकत के मामले में ट्रांसेंडेंट रियल 9th लेवल पीक पॉइजनस यंग मास्टर बिल्कुल ही नहीं था। इस समय वह पूरी तरह से टूट गया। एक पल में वह बाय हनमो के सामने दौड़ा और सीधे एक विशाल ची संघनित हाथ चलाया। क्यूई गाढ़ा हाथ हरे जहर से सना हुआ था।
यह सीधे हवा के माध्यम से जल गया। यह असामान्य रूप से भयानक था। ऐसा लग रहा था कि बाई हनमो जहरीली यंग मास्टर की ताकत के लिए पहले से ही तैयार थी। वह ये जिवेन के पिछले निर्देश को भूल गया था कि अगर उसने उन लोगों का सामना किया तो पहले हार मान लेनी चाहिए। ये शिवेन के चेहरे पर उत्साह के भाव भी देखे जा सकते थे। बजना। बाई हनमो ने एक पल में एक चाल चली। उसके हाथ में सफ़ेद जेड लंबी तलवार अचानक एक पल में सीधे बाई हनमो पर वार कर गई। सफ़ेद जेड जैसी रोशनी ने आकाश के आधे हिस्से को तुरंत रोशन कर दिया। यह एक झरने में बदल गया और सीधे विशाल आकाश से कट गया। बूम! लंबी तलवार और विशाल हाथ अचानक आकाश में भयंकर रूप से टकरा गए। हरी जहरीली रोशनी और सफ़ेद तलवार की रोशनी हवा में फैल गई। कुछ समय के लिए पूरा आकाश इस प्रकार के विष से भर गया। सभी के विचार के विपरीत जहरीले युवा मास्टर द्वारा बाई हनमो को उड़ाए जाने का कोई दृश्य नहीं था। मारपीट के इस आदान प्रदान में वास्तव में दोनों समान रूप से मेल खाते थे। हरे जहर की एक अंतहीन मात्रा हवा में बह गई। हे, ऐसा लगता है कि तुम बस इतने ही हो। बाई हनमो ने जहरीले यंग मास्टर की ओर एक उपहास के साथ देखा और मुस्कराते हुए कहा, तस तुम मुझे अपनी ताकत से भी नहीं हरा सकते भाई, ये तो दूर की बात है। जहरीला युवा मास्टर का चेहरा असामान्य रूप से बदसूरत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने ट्रांसेंडेंट्रियल 8वें स्तर के लड़के से निपटना इतना मुश्किल होगा। ये जिवेन की ताकत औसत ट्रांसेंडेंट्रियल 8वें स्तर के शिखर को पार कर गई। ये जिवेन की ताकत जहरीले युवा मास्टर से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी वह एक उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर का शिखर उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर को दबा नहीं सका। यह कल्पना करने योग्य था कि बाहर के लोग उसे कैसे आंकते थे। उसने केवल यह महसूस किया कि आकाश में आंखें मजाकिया नजरों में बदल गई थीं, जैसे कि हर कोई उस पर हंस रहा हो। आप मौत को दावत दे रहे हैं। वह अचानक दहाड़ा। उसका फिगर अचानक आगे बढ़ गया। अनगिनत जहरीली गैस उसके हाथ में संघनित होकर एक विशाल जहरीली गैस बम में बदल गई। उसने अचानक इसे बाहर फेंक दिया। स्विश! इस जहरीली गैस के बम ने तुरंत विशाल आकाश को चीर डाला। ऐसा लग रहा था कि हवा में एक बड़ा छेद हो गया है और सीधे बाई हनमो के सामने बमबारी की। सभी ने अपनी सांस रोक रखी थी और एक बार बाई हनमो की ओर देखने लगे। जहरीला युवा मास्टर के बारे में सबसे भयानक बात उसकी जहरीली तकनीक थी। इसकी तुलना में दूसरों को चिंता करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन यह ठीक इसी वजह से था कि इसने उसकी भयानक जहर तकनीक को दिखाया। किसी की जहर तकनीक को कम आंकने की हिम्मत नहीं थी। जहरीले यंग मास्टर का सामना करते समय अन्य युवा प्रतिभाओं के लिए भी यह सबसे बड़ी समस्या थी। कौन जानता था कि बाई हनमो को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने सीधे तलवार से वार किया। एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी ने अचानक पूरे जहरीली गैस के बम को चकनाचूर कर दिया। बूम! जहरीली गैस का बम मौके पर ही फट गया। उसमें मौजूद जहरीली गैस तुरंत एक विशाल पंजे में बदल गई जिसने बाई हनमो को जकड़ लिया। इसने अचानक बिजली की गति से बाई हनमो के शरीर को जकड़ लिया। बाई हनमो के शरीर पर एक सफ़ेद जेड जैसी चमक दिखाई दी। जहरीली गैस ने बुरी तरह जंग खा ली, लेकिन बाई हनमो के शरीर को जंग लगने का कोई उपाय नहीं था। सफ़ेद जेड जैसी चमक की परत ने उसे जेड मैन जैसा बना दिया। बाई हनमो ने सीधे मुड़कर जहरीली गैस के पंजे को मौके पर ही काट दिया।